ओके। आज मैं दो तीन एक्स्ट्रा ही करना, आप लोगों के हिसाब से भी कर लेना। ओके चलिए, तो वी कैन स्टार्ट नाउ एंड चले। सो देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। एंड कल हम लोगों ने जब रिवीजन स्टार्ट किया था, ऑनलाइन वाले बच्चों को मेरी प्रॉपर वॉइस आ रही है? प्लीज़ लेट मी नो। यस, ओके। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। कल हम लोगों ने जब रिवीजन स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने मेन टॉपिक्स में से सप्लाई और चार्जिंग सेक्शन, कंपोजिशन स्कीम, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई और रजिस्ट्रेशन, ये सारे टॉपिक्स कल अपन लोगों ने कर लिए थे कंप्लीट। आज हमारे पास जो टारगेट है वो है, एक तो मेन एग्जम्पशंस, एक आप अपने को करना है आईटीसी, दैट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और उसके बाद हमारे पास जो समय मिलेगा उस हिसाब से हम रिटर्न्स और डॉक्यूमेंटेशन भी फटाफट एक बार उसका रिकैप ले लेंगे, ठीक है। सो आई हैव अराउंड अप्रॉक्सीमेटली वही दो घंटे, पौने 2 घंटे हमारे पास में है, तो हम वही 45 मिनट का रखेंगे। पहले एग्जाम्शन 45 मिनट में ख़त्म करेंगे, उसके बाद 45 मिनट अप्रॉक्सीमेटली आईटीसी, और उसके बाद अपन बचे हुए पार्ट में जो भी रिमेनिंग रहेगा उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों ने कल जो मैंने रिवाइज़ करवाया था वो घर जाके एक बार पढ़ लिया होगा। बहुत सारे बच्चों की कल क्वेरीज भी आई थी और डाउट्स भी आए थे, क्योंकि कल घर जाके बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी था। तो वो रिवीजन काम का तभी है जब आप घर जाके उसको रिवाइज़ कर लोगे। अदरवाइज़ 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जाके रिवाइज़ करोगे कि अब पेपर आने वाला है उसके एक दिन पहले ही रिवाइज़ करूँगा, तो बहुत सारी गड़बड़ यहाँ पे हो जाएगी। डाउट्स बाद में देख लेंगे। अभी हम आते हैं अब मुद्दे पे, और अब हमें स्टार्ट करना है एग्जाम्शन। तो मैंने आपको बोला था पूरा रिचार्ज होके आना अच्छे से, है ना, ताकि हम लोग अब एक फ्लो में पूरा एग्जाम्शन ख़त्म करने वाले। सो कॉपीज़ आप लोग निकाल लीजिए। ऑनलाइन जो स्टूडेंट हैं, चले बहुत बढ़िया, कल तक का पूरा रिवाइज हो गया, वेरी नाइस। चले, तो वी कैन स्टार्ट नाउ। एंड एग्जाम्शंस के अंदर सबसे पहली बात, हमारे पास जो सेक्शन है जो कि एग्जाम्शंस को गवर्न करता है, वो सेक्शन है सेक्शन नंबर 11, सेक्शन 11। तो सबसे पहले ध्यान रखना, हमारा जो एग्जाम्शन टॉपिक है इट इज़ गवर्न बाय सेक्शन नंबर 11। ओके, ये सेक्शन नंबर 11 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 11 पावर देता है सरकार को कि सरकार किसी भी कमोडिटी, किसी भी सर्विसेज को एग्जाम कर सकती है। वो जो पावर है, वो पावर कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 11 में। तो सेक्शन 11 से इज द पावर टू ग्रांट एग्जामिशन। अब एग्जामिशन दो तरह की होती है, जनरल और स्पेशल। अगर मैं पब्लिक को एग्जामिशन दे रहा हूँ तो वो जनरल है। किसी इंडिविजुअल को, रिवीजन में ही बातें करेंगे क्या अपन? ओके, तो अपन अगर किसी स्पेशल को एग्जाम्शन देंगे, स्पेशल मतलब किसी पर्सन, किसी इंडिविजुअल को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो उसे हम बोलते हैं स्पेशल एग्जाम्शन। तो दो तरह की एग्जाम्शन होती है, जनरल और स्पेशल एग्जाम्शन। अब जनरल एग्जाम्शन नोटिफिकेशन के थ्रू दी जाती है, स्पेशल एग्जाम्शन आप किसी ऑर्डर के थ्रू भी दे सकते हो। मेन इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि अगर कोई एग्जाम्शन आ गया और बाद में जाके उसको लेके कोई क्लैरिफिकेशन लाना है, तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सिर्फ तब होगा जब 1 साल के अंदर अंदर आप उसे ऐड कर दोगे। अगर 1 साल के बाद आपने कोई एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन किसी एग्जाम्शन नोटिफिकेशन में ऐड किया, बाद में जाके बोला कि हमारा उस एग्जाम्शन में ये बोलने का मीनिंग है या हम ये मान रहे हैं, तो वो तभी रेट्रोस्पेक्टिव से इफेक्ट से होगा जब वो आप जो नोटिफिकेशन ला रहे हो, जो एक्सप्लेनेशन ला रहे हो, कितने टाइम में ला रहे हो? 1 साल के अंदर। अगर एक्सप्लेनेशन 1 साल के बाद आता है तो इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, प्रोस्पेक्टिवली होगा। मतलब 1 साल के बाद दिया गया कोई एक्सप्लेनेशन आगे के लिए तो लगेगा, लेकिन जो टाइम जा चुका है उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद मैंने आपको बताया था, अब आपके सिलेबस में गुड्स के एग्जाम्पशंस है ही नहीं। मतलब हमें गुड्स में क्या क्या रेट्स ऑफ जीएसटी है वो सब तो हमें करना ही नहीं है, मतलब याद ही नहीं रखना है। हमें सिर्फ सर्विसेज के एग्जाम्पशंस की बात करनी है। और आप ध्यान रखना, आपके सिलेबस में जो जो चेंजेस है वो सब मैंने अमेंडमेंट में ही बता दिया था। एग्जाम्पशन में छोटे मोटे चीज़ें कुछ हटी है, कुछ आई है और कुछ भी नहीं है। अब सबसे पहले अगर मैं पहली बात स्टार्ट करूँ तो दैट इज़ रिगार्डिंग हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज। पहला एग्जाम्शन हमने हेल्थ केयर को लेके पढ़ा था, लेकिन ध्यान रखना हेल्थ केयर में सबसे पहली बात आती है, अगर कोई आदमी हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है तो उसका जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो मैंने उसके लिए आपको बनाया था आयुष। आयुष होना चाहिए। आयुष मतलब इट शुड बी इधर आयुर्वेदा और योगा और यूनानी और सिद्धि, होम्योपैथी, एलोपैथी, इस तरह की कोई रिकॉग्नाइज प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन होगी, वही
मेडिकल प्रैक्टिसेस एग्जम्प्ट हो गई। मैंने बताया था कोई ऐसी मेडिकल प्रैक्टिसेस है जो कि रिकॉग्नाइज प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन नहीं है तो वो एग्जम्प्ट नहीं है, वहाँ पे फिर उस केस में उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। ये पहली बात इंपॉर्टेंट थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है वो ये है कि आपका हेल्थ केयर का मतलब क्या। हेल्थ केयर मतलब डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, क्योर। भले आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्नोसिस कर रहे हो, चाहे प्रिवेंट कर रहे हो, चाहे क्योर कर रहे हो, इलाज कर रहे हो, लेकिन किस चीज़ का? किसी बीमारी का, किसी इंजरी का, किसी ट्रॉमा का, किसी एबनॉर्मलिटी का, किसी पेन का। और यहाँ से एक बात समझ में आई थी कि अगर आप कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो और वो कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी, कोई एक्सीडेंट के कारण अगर चेहरा बिगड़ गया तो ठीक है, लेकिन आप नॉर्मली सिर्फ सुंदर दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो, कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रहे हो, तो क्या उस केस में उसके ऊपर एग्जम्पशन मिलेगी? जी नहीं, वहाँ पे आपके ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपके एक एक्सीडेंट के कारण आपका चेहरे का शेप बिगड़ गया और इस कारण उसको सर्जरी करनी पड़ी, तो बताओ उस केस में फिर एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो एक और चीज़ ध्यान रखना, हेल्थ केयर शुड बी फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एनी इंजरी, एबनॉर्मलिटी, एनी पेन, एनी ट्रॉमा। ओके, तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, कौन कौन एग्जम्प्ट होगा। तो सर डॉक्टर्स एग्जम्प्ट है, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट मतलब हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, ये एग्जम्प्ट होंगे। साथ में पैरामेडिकल स्टाफ मतलब इवन नर्सेज और जो पैरामेडिकल स्टाफ्स होते हैं वो भी एग्जम्प्ट होंगे। इवन वो घर जाके सर्विस दे रहे हैं तो भी एग्जम्प्ट है। कई बार होता है अगर एक बीमार आदमी इतना ज़्यादा बीमार हो चुका है कि अब उसको हॉस्पिटल में नहीं रखा जा सकता तो उसकी केयर घर पे भी नर्सिंग की जाती है, वो भी एग्जम्प्ट होगा, उस केस में भी जीएसटी लगा। पैरामेडिकल स्टाफ की सर्विसेज भी एग्जम्प्ट होगी। एम्बुलेंस, जानवरों का डॉक्टर कवर हो गया। एक और स्पेशल था स्टेम सेल प्रिजर्वेशन। देखो ब्लड बैंक की नॉर्मल सर्विसेज तो एग्जम्प्ट हो ही गई क्योंकि ब्लड बैंक भी प्रिवेंशन क्योर ऑफ इंजरी के लिए ही है। आज ब्लड बैंक क्या करता है, किसी का ब्लड लॉस हो जाए तो उसको खून सप्लाई करने का ही काम करता है, तो कहीं ना कहीं वो क्योर और इलनेस के लिए ही हो गया। तो ब्लड बैंक तो ऑलरेडी एग्जम्प्ट है, लेकिन उसकी एक ऐसी सर्विस है जहाँ पे क्योर इलनेस नहीं है। फ्यूचर के लिए आप स्टेम सेल प्रिजर्व कर रहे हो, लेकिन उसको अलग से उन्होंने बाद में क्या दे दिया? एग्जम्पशन। तो स्टेम सेल प्रिजर्वेशन भी अब जीएसटी के दायरे में नहीं है, एग्जम्प्ट हो गया। कॉमन बायोमेडिकल, मैंने बताया था हॉस्पिटल जो सर्विसेज दे रहा है वो तो एग्जम्प्ट हो गई, लेकिन अगर हॉस्पिटल कोई सर्विस ले रहा है तो उस पर कोई एग्जम्पशन नहीं है। हॉस्पिटल मान लो क्लीनिंग सर्विसेज ले रहा है, सिक्योरिटी सर्विसेज ले रहा है, तो क्या उस पर कोई एग्जम्पशन है? नहीं। हॉस्पिटल की एक ही सर्विस है जो लेने पे एग्जम्प्ट है, देने वाली हॉस्पिटल की सारी सर्विस एग्जम्प्ट हो गई, लेकिन रिसीव करने वाली हॉस्पिटल की सिर्फ एक सर्विस एग्जम्प्ट है। जब हॉस्पिटल किसी और फैसिलिटी से क्या लेता है? बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी लेता है। अगर वो किसी और फैसिलिटी से बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट की सर्विसेज ले रहा है तो सिर्फ वो एक अकेली सर्विस है जो यहाँ पे एग्जम्प्ट है। बाकी वो हाउस कीपिंग ले ले, मेंटेनेंस ले ले, सिक्योरिटी ले ले, रेंटिंग ले ले, कोई भी एग्जम्प्ट नहीं है, उसको जीएसटी यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर एक सवाल आता है, सर अगर ये एग्जम्प्ट है, हॉस्पिटल की सर्विसेज पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, तो इसका मतलब सर हॉस्पिटल जो भी परचेज पे या अपने एक्सपेंसेस पे जीएसटी भरेगा, क्या उसकी आईटीसी ले पाएगा क्या? आप मुझे बताओ, अगर मैं आगे एग्जाम सर्विस दे रहा हूं तो अपनी परचेज और अपने एक्सपेंसेस पे किए गए जीएसटी की क्या मैं क्रेडिट ले सकता हूं क्या? मतलब हॉस्पिटल जो भी परचेज पे टैक्स दे रहा है वो सब क्या करना पड़ेगा? उसको कॉस्ट माननी पड़ेगी, अल्टीमेटली वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। अगर आज वो 1 लाख रुपए का रेंट दे रहा है, उस पर 18,000 का जीएसटी लग रहा है, तो उसके लिए रेंट ही 1,18,000 रुपए, और वो 18,000 जो जीएसटी दे रहा है उसको उसकी कोई क्रेडिट मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सेक्शन 17 बोलता है कि अगर आप आगे एग्जाम सर्विस दे रहे हो तो आपको आईटीसी लेने का कोई हक नहीं है, वो आईटीसी चैप्टर में कवर होता है। पर ध्यान रखना, जो भी सर्विस एग्जम्प्ट है उन पे परचेज पे दिए गए टैक्स की कोई क्रेडिट नहीं मिलती है, वो सब चीज़ें कॉस्ट का पार्ट मान ली जाती है। ये पहला एग्जम्पशन हो गया। एक और इसमें कवर होता है रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, जो रिहैब में काम करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, रिहैब सेटअप करने वाला या तो 12AA का एंटिटी होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट या 12AA एंटिटी ने, मतलब किसी ट्रस्ट ने, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने अगर कोई रिहैब बनाया, कोई नशा मुक्ति केंद्र बनाया है, तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट होते हैं, जो नशा मुक्ति केंद्र में, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में रिहैब प्रोफेशनल्स की तरह सर्विसेज देते हैं, तो उनकी सर्विस भी एग्जम्प्ट होगी, बट इट शुड बी सेटअप बाय ईदर गवर्नमेंट और 12AA एंटिटी। तो हमारे पास टोटल मिला के हेल्थ केयर को लेके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अलग अलग सर्विसेज जो हेल्थ केयर के अंदर एग्जम्प्ट हो जाएगी। आप नंबरिंग याद रखने से क्या फ़ायदा होगा, जब एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आता है और आपको बताया रहे हेल्थ केयर वाला पॉइंट है, तो आपको नंबरिंग से पता रहेगा अच्छा 6 सर्विस एग्जम्प्ट है, क्या ये 6 में आ रही है? अगर हाँ तो ये एग्जम्प्ट है, अगर ये 6 में नहीं आ रही है हॉस्पिटल रिलेटेड तो ये टैक्सेबल हो जाएगी।
Is it clear to everyone? This is the first exemption. Moving towards the second exemption. Second exemption is about charitable religious services. अगर चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर्स में बात करें तो पहली एग्जम्पशन आती है कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी. जो भी पंडित है या प्रीस्ट है या कोई मौलवी है या कोई काजी है और वो कोई भी तरह का रिलीजियस एक्टिविटी करवा रहा है, चाहे वो शादी करवा रहा है, चाहे वो यज्ञ करवा रहा है, चाहे वो बहुत सारी अलग अलग चैरिटेबल वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ और सेरेमनीज़ होती है वो करवाई जाती है, तो वो सब एग्जम्प्ट है. उनको जो फीस मिलती है या वो जो उनको दक्षिणा मिलती है, जो भी बोलते हैं, वो सब पूरी तरह से एग्जम्प्ट हो जाएगी. दूसरा, अगर कोई भी, लेकिन हाँ ध्यान रखना, हाथ देखने वाली सर्विसेज टैक्सेबल है. एस्ट्रोलॉजर्स इसमें कवर नहीं होंगे क्योंकि वो रिलीजियस एक्टिविटी में शामिल नहीं होता है. अगला, अगर आप कोई टूर ट्रैवल्स करवा रहे हो लेकिन सिर्फ रिलीजियस पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा, वो भी कौन करवा रहा है? सिर्फ दो, हज कमेटी और कुमायूं मंडल विकास निगम. ये क्या कराते हैं? हज कमेटी हज यात्रा कराता है, KMVN एक्चुअली कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवाता है. तो ये जो फॉरेन पिलग्रिमेज हो रहा है इसकी सर्विसेज पूरी तरह से एग्जम्प्ट है. इसके अलावा और कोई पिलग्रिमेज कवर नहीं होगा. हज कमेटी और KMVN कुमायूं मंडल विकास निगम, इन दोनों की ही टूर्स एंड ट्रैवल सर्विसेज पे एग्जम्पशन है और किसी पे कोई भी एग्जम्पशन नहीं है. नेक्स्ट, एंटिटी अगर 12AA में रजिस्टर्ड है तो उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ पे GST नहीं लगता, बिकॉज सरकार को 12AA एंटिटीज़ पे ट्रस्ट है. तो ऐसी ट्रस्ट जो कि 12AA के अंदर रजिस्टर्ड है या फिर वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड, किसी भी सेक्शन 10 में भी आता है वो, वहाँ रजिस्टर्ड है, तो उस केस में ऐसी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट पे GST नहीं है. पर कहाँ नहीं है वो हमें समझने की ज़रूरत है. पहली बात, सिटी डूइंग CA, मतलब अगर चैरिटेबल ट्रस्ट क्या कर रहा है, कोई चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है, तो उस केस में उसके ऊपर GST नहीं लगेगा. पर अब चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब क्या है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है. मैं आपको बताऊँ, चैरिटेबल एक्टिविटी में हर कुछ नहीं आता है कि सब कुछ चैरिटेबल एक्टिविटी होगी. नहीं, चैरिटेबल एक्टिविटी में उन्होंने सिर्फ कुछ नाम प्रिस्क्राइब किए, वही चैरिटेबल एक्टिविटी होगी. वो कौन कौन सी, देखो, नहीं ये नहीं है. चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए मैंने मॉड्यूल रेफर कराया था, पर मैं आपको बता देता हूँ, मैं बताता हूँ चैरिटेबल एक्टिविटी मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही बता दूंगा. एक तो आ जाएगा उसमें इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ केयर का प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन. एक उसमें आ जाएगा एक्सपेंशन और प्रचार प्रसार रिलीजन और योगा का. तो अगर आप रिलीजन और योगा का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो वो भी चैरिटेबल एक्टिविटी मानी जाती है. नीडी को एजुकेशनल सर्विसेज दे रहे हो, नीडी मतलब ऑर्फन लोगों को, एबनॉर्मल लोगों को, रूरल एरिया में जो एजेड लोग हैं उनको, अगर आप कोई भी डिसेबल्ड लोगों को अगर आप कोई भी एजुकेशनल सर्विसेज दे रहे हो तो वो कवर हो जाएगा. अगर आप मेडिकल कैंप्स लगवा रहे हो या कोई भी प्रचार प्रसार कर रहे हो, अवेयरनेस फैला रहे हो किसी बीमारी को लेके या किसी उसको लेके, या कोई मेडिकल कैंप लगा रहे हो, तो वो भी उसके अंदर चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर कवर हो जाएगा. लेकिन हाँ, अगर कोई ट्रस्ट हॉस्टल चला रहा है या कोई ट्रस्ट मेस चला रहा है या कोई ट्रस्ट किसी तरह की कोई और धर्मशाला चला रहा है, तो वहाँ पे ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी. वहाँ भी फिर आपको देखना पड़ेगा कि रूम 1000 रुपये से ऊपर का है कि कम का है. 1000 से कम का हुआ तो अब आपके ऊपर ये अमेंडमेंट अभी लागू नहीं है. 1000 रुपये से कम के रूम टैक्सेबल जो हो गए हैं वो आपके लिए लागू नहीं होगा, ध्यान रखना. आपके अटेम्प्ट के लिए 1000 रुपये से कम का रूम एग्जम्प्ट है, 1000 रुपये से ऊपर का रूम टैक्सेबल है. आपकी एग्जाम में 1000 रुपये से कम का रूम टैक्सेबल नहीं है. वो एग्जम्पशन जो आया है वो अगले अटेम्प्ट से लागू होगा क्योंकि वो अप्रैल के बाद आया है. तो इसलिए 1000 रुपये से कम के रूम आपके लिए एग्जम्प्ट है, 1000 रुपये से ऊपर के रूम आपके लिए टैक्सेबल हैं. क्लियर? वेरी नाइस. और क्या सर्विस हो गई सर? अगर कोई ट्रस्ट कोचिंग और ट्रेनिंग सर्विसेज दे रहा है, स्पोर्ट्स की, आर्ट्स की या कल्चर की, तो किसी का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है ट्रस्ट के अंडर में रजिस्टर्ड है, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी सिखा रहा हो, म्यूजिक सिखा रहा है साहब, कोई आर्ट सिखा रहा है, स्केचिंग सिखा रहा है, कोई कल्चरल एक्टिविटी, कोई फोक डांस सिखा रहा है, तो वो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट में के नाम के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे, वो सब भी एग्जम्प्ट हो जाएंगे. ट्रस्ट होना चाहिए, ऐसे कोई प्राइवेट डांस एकेडमीज कवर नहीं होगी. और फिर भी आर्ट्स और कल्चर और स्पोर्ट्स ट्रस्ट चला रही है और वो कोचिंग सर्विसेज दे रहा है, तो वही यहाँ पे एग्जम्प्ट होगा. अगला है, अगर चैरिटेबल एक्टिविटी करने के लिए ट्रस्ट को बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट करनी पड़ रही है, अगर ट्रस्ट बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहा है इंडिया में चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करने के लिए, जैसे किसी एक्सपर्ट को बाहर से बुला रहा है इंडिया में उस दवा बीमारी के प्रचार प्रसार या उसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए, किसी बाहर से किसी बहुत बड़े एक्सपर्ट को बुलाया, तो वो जो सर्विस इंपोर्ट करी है फिर उसके ऊपर GST नहीं है, वो भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है, अगर ट्रस्ट या सरकार, इसमें दो लोग आ जाएंगे, ट्रस्ट या सरकार, अगर कोई
ओल्ड एज होम चला रही है, वृद्धाश्रम चला रही है जहाँ 60 साल के ऊपर के लोग रहते हैं, पर ये वृद्धाश्रम अगर 25,000 रुपये महीने से कम के किराए वाला है, मतलब यहाँ बूढ़े लोग रह सकते हैं और इंक्लूडिंग रहना खाना पीना सब मिला के 25,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं है, तो वो ओल्ड एज होम भी क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से एग्जम्प्ट हो जाएंगे। कोई ऐसा ट्रस्ट बना दिया जिसमें सब ओल्ड एज होम बना दिया जहाँ पे बहुत सुविधाएं 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटीज़ है और पर मंथ 50,000 1 लाख रुपये रेंट लग रहा है, तो वो एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम तब होगा जब कंसिडरेशन इज नॉट मोर देन 25,000 पर मेंबर पर मंथ, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग लॉजिंग रेस्टोरेंट एवरीथिंग। ओके, तो ये है हमारा एक और ट्रस्ट और सरकार दोनों के लिए ओल्ड एज होम वाला। अगला ये मैंने मंदिर के लिए, अगर कोई मंदिर ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है, तो उसमें रेंटिंग पे टैक्स नहीं लगता है, लेकिन टैक्स तब लगेगा रेंटिंग पे जब पहली बात होटल वहाँ जो धर्मशाला है उसका किराया 1,000 रुपये से या ज़्यादा हो, 1,000 या 1,000 से ज़्यादा हो, हॉल का किराया 10,000 या 10,000 से ज़्यादा हो, और दुकान का किराया 10,000 या उससे ज़्यादा हो पर मंथ। हॉल और होटल हमेशा पर डे जाते हैं, तो वहाँ रहता है पर डे, और कोई दुकान पर डे नहीं लेता है, पर मंथ लेता है, तो किराया भी 10,000 रुपये पर मंथ या उससे ज़्यादा हुआ तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब इससे कम हुआ तो फिर जो मंदिर के आसपास की जगह आप किराए पे दे रहे हो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब वो डोनेशन वाला पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि मंदिर को अगर डोनेशन मिलता है तो उस केस में टैक्स कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। अगर मंदिर एडवर्टीजमेंट करवा रहा है और होर्डिंग्स लगा रहा है तो बताओ उस केस में मंदिर को जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। चाहे वो चंदे की रसीद काटी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्टीमेटली उस पर जीएसटी लगेगा। एडवर्टीजमेंट करोगे तो जीएसटी लगेगा, किराए पे दोगे तो 1,000 रुपये से कम, ऊपर का रूम हुआ 1,000 या उससे ऊपर का रूम हुआ तो लगेगा, 1,000 या उससे कम का 1,000 से कम का रूम हुआ तो नहीं लगेगा। क्लियर है? तो ये सारे रिलीजियस ट्रस्ट वाले पॉइंट भी कवर हो जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड देना मुझे, मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देता हूँ इसकी ताकि ये, हाँ चलिए साहब आगे बढ़ते हैं और मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्शन। हाँ, ये नेक्स्ट एग्जाम्शन है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। अब एग्रीकल्चर में सबसे पहले चीज़ एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी की डेफिनेशन समझनी ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा एक्चुअली एग्रीकल्चर मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं। पहली बात, इसमें एग्रीकल्चर मतलब सिर्फ प्लांट का कल्टीवेशन ही शामिल नहीं है, प्लांट फ्लावर्स ट्रीज जो भी हमारी खेती होती है वो तो सब शामिल हो ही गया, साथ साथ में फॉरेस्ट भी कवर हो गया इसमें। अगर आप लकड़ी वकड़ी उगा रहे हो या काट रहे हो वो कवर हो जाएगा इसके अंदर। एनिमल रेयरिंग भी कवर हो जाएगा, सिर्फ एक को छोड़ के, किसको छोड़ के? हॉर्स को छोड़ के। तो हॉर्स रेसिंग को छोड़ के किसी भी तरह की रेयरिंग ऑफ एनिमल्स है फॉर फूड और फॉर एनी काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, वो भी इसके अंदर एग्जम्प्ट हो जाएगा, उस पर भी वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी मान लिया जाता है। तो अब एग्रीकल्चर के लिए आप जो भी सर्विस ले रहे हो, चाहे वो आप कल्टीवेशन की, इरिगेशन की, फ्यूमिगेशन की, पेस्ट कंट्रोल की, किसी भी तरह की सर्विस अगर एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए ली जाती है तो सारी सर्विस क्या हो जाती है? पूरी तरह से एग्जम्प्ट। तो चाहे आप कल्टीवेशन, इरिगेशन, कटिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, फ्यूमिगेशन, वेयरहाउसिंग, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इवन फार्म लेबर, एग्रो मशीनरी की किराए पे ले रहे हो, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मतलब नॉलेज बेस्ड सर्विस, सॉइल टेस्टिंग है, इस तरह की कोई सर्विस ले रहे हो, या इवन मंडी के एजेंट है, मंडी की सर्विसेज है जहाँ आप मंडी में जाके माल बेच सकते हो तो वो लोग कमीशन चार्ज करते हैं, सब एग्जम्प्ट। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं जो कि एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए ली जा रही है वो सारी सर्विसेज क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी। और इसमें ध्यान रखना, राइस और फॉरेस्ट प्रोड्यूस का लोडिंग अनलोडिंग स्टोरेज भी एग्जम्प्ट होगा। राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है, राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है। अरे अभी कितना सारा आया था उसके बारे में कि इवन आटा भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं, क्योंकि आपने उसके ऊपर क्या कर दी? मसाले भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, क्योंकि आपने इन सब के ऊपर क्या कर दी? फर्दर प्रोसेसिंग कर दी। फर्दर प्रोसेसिंग कर दी तो वो चीज़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रह गई। इवन उन्होंने अभी तो नया नया क्लॉज लगा दिया कि आप पैक करके बेचोगे तो हर चीज़ पे जीएसटी लगा देंगे, वो नया आ गया, वो पर आपके ऊपर अभी लागू नहीं होगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ये सब चीज़ें आ जाएगी। इवन फ्रूट्स की लेबलिंग, रीलेबलिंग, वैक्सिंग कर रहे हो तो वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, क्योंकि उसका एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। जूस बनाओगे तो नहीं है, लेकिन आप सिर्फ लेबल लगाओगे तो उससे फ्रूट ही रहेगा, तो इसका मतलब वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसका जूस बना दोगे तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है क्या? नहीं है। तो क्लॉज क्या बोलता है कि अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया है जिससे आपके प्रोडक्ट का एसेंशियल कैरेक्टर चेंज हो गया है तो फिर हम उसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं मानेंगे। तो ये एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स भी इसमें कवर हो जाता है, लाइव एनिमल्स का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हॉर्सेस को छोड़ के। और अगर सरकार
जमीन का पट्टा या फिर नहर से पानी निकालने का पट्टा या किसी और तरह का लाइसेंस, पट्टा मतलब लाइसेंस अगर किसान को देती है तो उसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। नेचुरल रिसोर्सेज असाइन करने का लाइसेंस देती है तो वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएगा। सो दीज ऑल आर दी एग्जम्पशंस रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। सारे सेक्टर्स ये मेन है बेटा, मैं आपको बता दूं, ये जो स्टार्टिंग के सेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, मान के चलना मेजरली क्वेश्चन इन्हीं में से किसी में आना है। हॉस्पिटल से आ सकता है, एग्रीकल्चर से आ सकता है, अब हम जो अगला पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत काम का है, एजुकेशन सेक्टर। और बहुत ज़्यादा चांस है पहला जो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसी में एग्जामिनेशन सबसे पहले दिया रहेगा। वो लोग पहला 8 नंबर का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं जिसके अंदर सारी की सारी पूरे क्वेश्चन की समरी होती है, जिसमें सिर्फ एग्जामिनेशन, सप्लाई, आरसीएम सब एक साथ आ जाते हैं, तो उसमें से ही ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जामिनेशन का, जहाँ वो पूछ सकते हैं कि साहब ये डिटेल बताओ किस किस पे टैक्स लगेगा, किस किस पे नहीं लगेगा, तो कहाँ का एग्जामिनेशन है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला आता है एजुकेशन सेक्टर। If we are talking about the education sector, then first we have to understand, साहब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मान किस किस को रहे हो? क्या आप नाहटा एकेडमी को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मानोगे? जी नहीं। अब क्या है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो हमें यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आ जाएगा स्कूल्स एंड प्री स्कूल्स, स्कूल्स एंड प्री स्कूल्स। दूसरा, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका करिकुलम रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है, मतलब उससे मिलने वाली डिग्री, उसका जो कोर्स है वो किसी न किसी कानून या किसी न किसी एफिलेटेड कोर्स है, मतलब वो किसी न किसी रिकॉग्नाइज बाय लॉ में एफिलेटेड है। जैसे आईसीएआई का करिकुलम एफिलेटेड है, आईसीएसआई का एफिलेटेड है, कॉलेजेस का एफिलेटेड है, एनसीईआरटी का एफिलेटेड है, सीबीएसई का एफिलेटेड है, ये सब एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि इनकी डिग्री को लॉ भी रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि ये लोग बैचलर या किसी तरह की डिग्री देते हैं, और इसीलिए इनका एफिलेशन होने के कारण इनकी डिग्री रिकॉग्नाइज बाय लॉ मानी जाती है। और इसीलिए ऐसा कोर्स जो रिकॉग्नाइज बाय लॉ माना जाता है, फिर उस केस में उसको भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। तीसरा आ जाते हैं ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो कि मैंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन ऊपर लिखवाई है, ये रही, हाँ कहाँ है, ये रहा, अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स। तीसरा क्या है, अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स। इसमें क्या आ जाते हैं, एक्चुअली जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अप्रूव्ड कोर्सेज है, इसमें मेनली पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस आते हैं, आईटीआई, जो पॉलिटेक्निकल और आईटीआई कॉलेजेस होते हैं वो सब अप्रूव्ड वोकेशनल के अंदर आते हैं। वहाँ पे आपको इंजीनियरिंग सिखाई जाती है, लेकिन वो वाली इंजीनियरिंग नहीं, एक्चुअली मशीनें ठीक करने वाली इंजीनियरिंग, जहाँ आपको एक्चुअली मशीनों को रिपेयर करना पड़ता है। वो बड़े बड़े इंजीनियर जो डिज़ाइन करते हैं वो नहीं, जो एक्चुअली मशीन रिपेयरिंग वाली इंजीनियरिंग होती है वो पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस और आईटीआई कॉलेजेस में करवाई जाती है, तो वो भी अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज के अंदर आ जाएगी। सर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यूपीएससी की तैयारी करवाते हो आएंगे, क्यों आएंगे यार? करिकुलम क्या यूपीएससी कोचिंग करना कोई करिकुलम में आता है क्या? सीए कोचिंग, यूपीएससी कोचिंग, आईआईटी कोचिंग करिकुलम के अंदर नहीं है, तो इनके ऊपर तो जीएसटी लगता है, ऑफ कोर्स लगता है। बहुत बढ़िया। अब अगला पॉइंट आता है साहब कि सर इनके जो कोर्सेज हैं, चाहे वो अब किन किन की सर्विसेज इनकी एग्जाम्प्ट है वो समझने की ज़रूरत है। पहला, ये अपने सर्विसेज स्टूडेंट्स को जो भी सर्विस दे रहे हैं, स्टूडेंट से जो फीस चार्ज करते हो स्कूल वाले, कॉलेज वाले, चाहे वो एडमिशन फ़ीस हो, चाहे वो एग्ज़ाम फ़ीस हो, चाहे वो ट्यूशन फ़ीस हो, चाहे वो एनुअल डे फ़ीस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स फ़ीस हो, चाहे वो कोई भी फ़ीस हो जो कि इंस्टीट्यूशन अपने कोर्स करवाने के लिए ले रहा है, वो सब क्या है, एग्जम्प्ट है। तो सर्विसेज प्रोवाइड टू स्टूडेंट्स, नॉट ओनली स्टूडेंट, अगर स्कूल अपने फैकल्टी को सर्विस दे रहा है, सब ट्रांसपोर्टेशन, रहने की सर्विस दे रहा है, स्कूल के अंदर ही सब टीचर्स के लिए गेस्ट हाउसेज या इस तरह के कोई अकोमोडेशंस बना दिए, तो वो सर्विस दे रहा है, वो सब भी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट। ठीक है, तो फैकल्टी, स्टाफ और स्टूडेंट को कॉलेजेस और स्कूल्स जो भी सर्विसेज देते हैं वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट होता है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे आईआईटी और आईएम्स में तो टीचर्स के लिए अंदर ही अकोमोडेशन होता है, क्योंकि वो रिमोट एरियाज में होते हैं, तो टीचर्स को जो अकोमोडेशन फैसिलिटी भी दी जा रही है वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगी। खाने की फैसिलिटी दे रहा है साहब कॉलेज की, फैकल्टीज जो है वही कॉलेज में खाएगी, एग्जम्प्ट। तो फैकल्टी, स्टूडेंट्स और स्टाफ, उनको जो भी कॉलेज और स्कूल जो भी सर्विसेज दे रहा है वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। एडमिशन एंट्रेंस फीस की जो पैसा ले रहा है वो भी पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? वेरी नाइस। अब ये तो आ गया सर वो जो स्कूल आगे या कॉलेज आगे दे रहा है। अब इसमें एक शानदार चीज़ है, ऐसी भी सर्विस है जो कि अगर स्कूल कॉलेज लेगा तो भी एग्जम्प्ट है। और ध्यान रखना, स्कूल और प्री स्कूल के लिए 4 नाम है। क्या क्या है सुनना, अगर स्कूल
बस फैसिलिटी लेता है, केटरिंग या मिड डे मील फैसिलिटी लेता है, या एग्जाम कंडक्ट कराने की फैसिलिटी लेता है, या हाउस कीपिंग क्लीनिंग सर्विसेज लेता है, तो ये जो सर्विस ले रहा है उस पर भी जीएसटी नहीं है, मतलब इनपुट भी एग्जम्प्ट हो गया, परचेज भी एग्जम्प्ट हो गई। 4 परचेजेस, कौन कौन सी 4 याद रहेगी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, मिड डे मील खाने पीना हो गया, आना जाना हो गया, और साफ सफाई हो गया, हाउस कीपिंग मेंटेनेंस हो गया, और पढ़ना हो गया, मतलब कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन और एडमिशन भी कवर हो गया। तो ये चारों तरह की कोई भी सर्विस ले रहा है तो वो इसके अंदर एग्जाम हो जाएगा। स्कूल के लिए अगर कॉलेज या कोई रिकॉग्नाइज बाय लॉ डिग्री प्रोवाइड करे, जैसे ICAI हो गया या कोई कॉलेज हो गया जो कि रिकॉग्नाइज बाय लॉ डिग्री दे रहा है, 12th तक के स्कूल नहीं, उसके आगे की डिग्री देने वाला कोई कॉलेज या कोई हायर एजुकेशन करने वाला कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो डिग्री देता है, कोई तरह का सर्टिफिकेट देता है, कोई कोर्स देता है जो रिकॉग्नाइज बाय लॉ है, तो उनकी इनपुट सर्विस कौन कौन सी एग्जाम है? सिर्फ 2, एडमिशन और एग्जाम लेने वाली सर्विसेज, और दूसरा है ई जर्नल्स। ये जो पीरियोडिकल जर्नल्स बच्चों को देते हैं वो सर्विस भी पूरी तरह से क्या हो जाएगी? एग्जाम। मैंने इसका एग्जाम्पल भी लिया था, एक फैशन डिजाइनिंग कॉलेज है, वो अपने बच्चों को वोग मैगजीन का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, तो ये जो पैसा दे रहा है वोग वालों को सब्सक्रिप्शन देने के लिए, उसकी जीएसटी नहीं लगेगा। ई जर्नल्स अगर बच्चों को दी जाती है फॉर दीज इंस्टीट्यूशंस तो वो भी पूरी तरह से क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी। अब तीसरा, ये टेक्निकल ITI और ऐसे कॉलेजेस अप्रूव्ड, उनका सिर्फ एक ही इनपुट एग्जाम्प्ट है, एडमिशन और एग्जाम। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कंडक्ट ऑफ एग्जाम और एडमिशन वाली सर्विस तीनों के लिए एग्जाम्प्ट है, स्कूल के लिए भी, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स के लिए भी, और अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स के लिए भी। बाकी स्कूल के लिए याद रखना कितनी इनपुट एग्जाम्प्ट है? 4, कॉलेज के लिए 2 और अप्रूव्ड वालों के लिए सिर्फ 1। याद रहेगा? बहुत बढ़िया। इसके बाद एक और है, IIM का है, सिर्फ सिंपल था, IIM एक ऐसा कोर्स चलाता है जहाँ वो कोई डिग्री नहीं देता है, इट्स जस्ट ए सर्टिफिकेशन कोर्स, एक डिप्लोमा कोर्स है, और वो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ये EDP इज़ फॉर प्रोफेशनल्स, और वो भी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए, तो वो टैक्सेबल है, उसके ऊपर भी GST लगेगा। ये एक और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में 2 सेक्टर कवर होते हैं, पैसेंजर और गुड्स, दोनों इंपॉर्टेंट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। ओके, 5 नंबर का सीधे इस सेक्टर में से क्वेश्चन आ जाएगा। एक कंपनी है जो ये सारी सर्विसेज चला रही है, फ्लाइट चला रही है, ट्रेन चला रही है, बस चला रही है, टैक्सी चला रही है, ये सर्विस दे रही है, वो सर्विस दे रही है, आपको बताना है क्या क्या टैक्सेबल है और क्या क्या एग्जम्प्ट है। ऐसे वो आपको ईजिली 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस सेक्टर में से पूछ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या समझने की ज़रूरत है? सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि साहब एयर में 2 एग्जाम्शन है। एक एग्जाम्शन तो बहुत इजी है, मैं आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में उड़ोगे या जाओगे, मतलब वहाँ से आओगे या वहाँ से जाओगे, वहाँ के टिकट्स पे कभी GST। नॉर्थ ईस्ट में 7 नाम तो 7 सिस्टर्स और एक बगडोगरा, और याद रख लेना वेस्ट बंगाल वाला। तो ये जो 8 जगह है, इन 8 जगह में से आप अगर आओगे या जाओगे तो आपके एयर टिकट पे कोई GST नहीं लगेगा। ठीक है साहब। एक और एयर को लेके थी RCS, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसको बोलते हैं उड़ान योजना, उड़ेगा आम नागरिक, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसके अंदर छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? सरकार एयरलाइंस को कंपनसेशन दे रही है फॉर दी लॉसेस, मतलब सरकार बोल रही है हम फ्लाइट का टिकट फिक्स कर रहे हैं, आपको हम डिफरेंस अमाउंट पूरा का पूरा देंगे। तो ये जो सर्विस एयरलाइन कंपनी सरकार को दे रही है सस्ते में फ्लाइट चलाने की, बदले में सरकार भरपाई करेगी उनके कंपनसेशन की, वो सर्विस भी एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर भी GST नहीं लगेगा। पर ये सर्विस एयरपोर्ट चालू होने से 3 सालों के लिए एग्जम्प्ट है। ध्यान रखना, दिस एग्जम्पशन इज ओनली फॉर दी 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एयरपोर्ट। RCS एयरपोर्ट के चालू होने से 3 साल तक ही ये सर्विसेज एग्जम्प्ट मानी जाएगी। बताओ ये बात आप लोगों को समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई, वेरी नाइस। इसके बाद आगे अगर हम बढ़ें तो इफ़ वी कैन टॉक अबाउट द रेलवे, तो रेलवे में वी हैव नॉन AC एग्जम्प्ट हो गया, AC कोचेस पे तो लगता है साहब, लेकिन नॉन AC क्या हो गया? एग्जम्प्ट। मेट्रो, मोनोरेल, लोकल ट्रैमवे और ये सब एग्जम्प्ट हो गया, लेकिन ध्यान रखना रोपवे इज टैक्सेबल, एरियल वे, उड़न खटोला, हवा में चलने वाला केबल कार, रोपवे, वो क्या है यहाँ पे? टैक्सेबल है, ध्यान रखिएगा। अगला है रोड। रोड में नॉन AC बसेस, नॉन AC जितने भी हमारी नॉन AC स्टेज कैरेज एग्जम्प्ट है, लेकिन ध्यान रखना अगर आपने पूरी बस हायर कर ली है तो उस पर GST लगता है। आपने पूरी बस हायर करके उदयपुर पिकनिक पे ले गए, क्या हमको GST देना पड़ा बस किराए पे? जी हाँ।
क्यों देना पड़ा? क्योंकि हमने पूरी बस ही हायर कर ली थी। यहीं किसी नॉर्मल रोडवेज बस में आपको उदयपुर ले जाते तो आपको टिकट पे हमको जीएसटी देना नहीं पड़ता, क्योंकि उस केस में वो स्टेज कैरेज होता, वो आपको बस स्टैंड से बस स्टैंड उतारती, तो उस केस में आपको जीएसटी नहीं लगता। बस किराए पे ले ली तो फिर जीएसटी लग जाएगा। ऑटो रिक्शास पे जीएसटी नहीं है, इवन ई रिक्शास पे भी जीएसटी नहीं है, और मीटर्ड कैब पे भी जीएसटी नहीं है। अब ध्यान रखना, इसमें जो रीसेंट अमेंडमेंट है वही मैं बता दूं, अगर आप ऑटो ओला उबर से बुक कर रहे हो तो टैक्सेबल है। अभी अमेंडमेंट में उन्होंने क्लैरिफिकेशन क्लियर कर दिया कि अगर आप ओला उबर से ऑटो भी बुक करते हो तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपने नॉर्मल ऑटो लिया है तो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अगर आप रेडियो टैक्सी के फॉर्म में ऑटो रिक्शा बुक कर रहे हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई ऑटो रिक्शा बुक कर रहे हो, तो इन दैट केस वो भी टैक्सेबल है। तो कार हो या रिक्शा हो, अगर आपने किसी ई कॉमर्स के थ्रू बुक किया है तो वो भी पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा। तो रेडियो टैक्सी टैक्सेबल है, हायर्ड बसेस टैक्सेबल है, हायर्ड टैक्सीज टैक्सेबल है। ओके, नेक्स्ट फाइनली वाटर। नहरों और पानी के रास्ते जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। आप केरल चले जाओ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अगर आप जहाज का यूज़ कर रहे हो, किसी बोट का यूज़ कर रहे हो तो एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर क्रूज शिप एग्जम्प्ट नहीं है। टूरिज्म पर्पस के लिए हायर की गई बोट या टूरिज्म पर्पस के लिए अगर आप किसी शिप या किसी बोट पे जा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्प्ट है, टूरिज्म एग्जम्प्ट नहीं है, टूरिज्म टैक्सेबल होगा। बहुत बढ़िया। अगला आता है साहब गुड्स के एग्जम्पशन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आरसीएम का भी क्लॉज समझना पड़ेगा क्योंकि जीटीए में आरसीएम भी लगता है, तो हम यही वो बात भी समझ लेंगे। पहले एयर कार्गो में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो दोनों एग्जम्प्ट है, मतलब अगर आप इंडिया के बाहर माल भेजने के लिए कोई भाड़ा दे रहे हो एयर का तो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करना, वाटर में सिर्फ एक्सपोर्ट कार्गो एग्जम्प्ट है, वाटर में इंपोर्ट कार्गो एग्जम्प्ट नहीं है। वाटर में सिर्फ कौन सा कार्गो एग्जम्प्ट है? एक्सपोर्ट, जबकि एयर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कार्गो एग्जम्प्ट है। ये पहली बात ध्यान रखना। अब एक एग्जम्पशन तीनों में है, तीनों में कहाँ? एयर को छोड़ के बाकी तीनों जगह स्पेसिफाइड गुड्स, मतलब सामान आप कौन सा नेचर का ले जा रहे हो उसके हिसाब से हम भाड़ा लगाएंगे, मतलब जीएसटी लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो अगर आपका स्पेसिफाइड नेचर का गुड्स है, वो नेसेसिटी वाला गुड्स है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, न्यूज़पेपर मैगजीन्स है, डिफेंस का सामान है, रेलवे का सामान है, या फिर कोई मिल्क या कोई इस तरह का प्रोडक्ट है, पल्सेस हैं, और क्या था? रिलीफ मटेरियल है, प्रधानमंत्री की कोई रिलीफ योजना के अंदर मटेरियल जा रहा है, तो ये सब स्पेसिफाइड गुड्स है। सिर्फ एयर को छोड़ के ये किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से चले जाएं, ये पूरी तरह से क्या रहेंगे? एग्जम्प्ट। सिर्फ कब टैक्सेबल रहेंगे? जब ये बाय एयर जाएंगे। अदर देन दैट अगर ये बाय वाटर, बाय रेलवे और बाय रोड जाते हैं तो पूरी तरह से एग्जम्प्ट हो जाएंगे। अरे घर पे लिख लेना आराम से, घर पे चार्ट मिला हुआ है अपने को ऑनलाइन गूगल ड्राइव पे, अनुषा आराम से अभी सुन लेते हैं अपन, है ना बेटा? वेरी नाइस। अब इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, वाटर। वाटर में स्पेसिफाइड गुड्स प्लस रेलवे इक्विपमेंट्स तो बता ही दिया मैंने आपको, इनलैंड वाटरवेज भी कवर हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो भी कवर हो गया, लेकिन इंपोर्ट कार्गो क्या है यहाँ पे? टैक्सेबल। ध्यान रखना, इंपोर्ट कार्गो एयर में एग्जम्प्ट है लेकिन वाटर में टैक्सेबल है। तो अगर बाय वेसल आपका इंपोर्ट हो रहा है तो जीएसटी है, बाय अगर एयर हो रहा है तो जीएसटी नहीं है, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है साहब। अब मेन ये मेजर है रोड वाली। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड कर रहे हो तो पहले तो देखना पड़ेगा साहब आप जीटी हो, आप कुरियर वाले हो, या आप कोई अदर्स हो। पहली बात सर, कुरियर वाला तो पूरी तरह से टैक्सेबल है। आज आप कुरियर से कुछ भी भेज दो, हमेशा आपको उसके ऊपर तो टैक्स लगना ही लगना है। वो हमेशा जब रसीद देगा तो उसमें आपको जीएसटी जोड़ के देगा। अब बात हो रही है जीटीए या अदर्स की, तो पहले समझना पड़ेगा सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीटीए एंड व्हिच विल बी हु विल बी क्लासिफाइड इन अदर्स। सो जीटीए मीन्स दोज ट्रांसपोर्टर्स हु इशूज कंसाइनमेंट नोट, जिनका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस होता है, जहाँ वो बिल्टी इशू करते हैं और आपको बोलते हैं साहब ये बिल्टी है, अब जहाँ पे भी माल आपको चाहिए वहाँ आपको ये बिल्टी दिखानी है और हम आपको माल दे देंगे। उस बिल्टी को हम बोलते हैं कंसाइनमेंट नोट। तो अगर कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रॉपर ऑफिस के साथ जीटीए है तो उसे जीटीए माना जाएगा, उसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी माना जाएगा। मेन क्या ध्यान रखना है, इफ ही इशूज कंसाइनमेंट नोट, अगर वो कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है तो जीटीए माना जाएगा। और अगर वो जीटीए है और वो जीटीए नहीं है तो पहले नहीं है तो एग्जम्प्ट है,
मतलब एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किया गया ट्रांसपोर्टेशन जीएसटी के दायरे में आता ही नहीं है। तो साहब हम सिर्फ उन पे फोकस करो जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज लेके बैठे हुए हैं। जब आप उनको जाके सामान देते हो तो आपको एक प्रॉपर बिल्टी मिलती है, ट्रक में माल वहाँ पहुँचता है, वहाँ डिलीवरी देते समय आपको बिल्टी चेक होती है और फिर आपका माल आपके यहाँ पहुँचता है। वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट जीटीए में कवर होता है। अब जीटीए में क्या क्या एग्जम्पशन है, क्या क्या टैक्सेबल है, वो समझने की जरूरत है। जीटीए में सबसे पहला क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो स्पेसिफाइड गुड्स हो ही गया, दूसरा वाला सुनना, ये बहुत काम का है क्योंकि इसमें आरसीएम भी है। सुनना ध्यान से, अगर जीटीए किसी फैक्ट्री, सोसाइटी, फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है तब तो वो टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर जीटीए किसी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी हो, या फिर किसी अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को सर्विसेज दे रहा है तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। तो पहले तो जीटीए की सर्विस कब एग्जम्प्ट है, जब किसको दी गई हो, या तो सरकार को या फिर अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को। किसी अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को या किसी अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को अगर आपने सर्विस दी है तो वो एग्जम्प्ट होगा। अदरवाइज अगर आपने फैक्ट्री, सोसाइटी, फर्म, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, इन सबको अगर जीटीए ने सर्विस दी है तो पहली बात वो एग्जम्प्ट होगा कि टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल। सर अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि सर ये टैक्सेबल होगा, एग्जम्प्ट होगा तो ठीक है, लेकिन टैक्स देगा कौन? किसी को याद है इसमें क्या क्लॉज है? दो ऑप्शन है जीटीए के पास, 12 वाला और 5 वाला। अगर वो 12 वाला ऑप्ट करता है तो जीटीए ही टैक्स देगा क्योंकि उसको उसकी आईटीसी मिलेगी आगे। वो टैक्स देगा तो उसको आईटीसी सेट ऑफ करने को तो मिलेगी ना। और अगर वो 5 वाला ऑप्शन में ऑप्ट करता है तो आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो अब ये नहीं देगा, सीधे कौन टैक्स पे करेगा? रिसीवर टैक्स पे करेगा। मतलब वहाँ पे क्या लग जाएगा? आरसीएम। तो जीटीए ने अगर 5% वाला ऑप्शन ऑप्ट किया है तो फिर ये फैक्ट्री, सोसाइटी, फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेंगे। 12% वाला ऑप्शन ने पे किया है विद आईटीसी वाला, तो फिर जीटीए खुद ही इसका टैक्स पे करेगा। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आ रही है? वेरी नाइस। तो ये पूरा का पूरा क्लॉज है। 12 वाला ऑप्शन और 5 वाला ऑप्शन, अगर 12 वाला ऑप्शन है तो नॉर्मल चार्ज है, 5 वाला ऑप्शन है तो फिर आरसीएम लग जाएगा। अगला एग्जम्पशन एक और है, अगर आपकी गाड़ी का टोटल भाड़ा ही 1500 रुपये से कम है तो हमको सरकार बोलती है इसे चिल्लर जीएसटी नहीं चाहिए। अगर आपकी गाड़ी कहीं जा रही है और आपकी गाड़ी का टोटल भाड़ा ही कितना बन रहा है, 1500 से कम, तो भूल जाओ, मत लगाना जीएसटी। अब सर गाड़ी का भाड़ा 1500 से ज़्यादा है लेकिन उसमें जो छोटे छोटे पैकेजेस रखे हैं उनका इंडिविजुअल कंसाइनी का भाड़ा फ्रेट 750 से कम है, तो फिर उनको भी एग्जम्प्ट कर देना। तो अगर आपका 1000 वाला है तो उस पर टैक्स लगेगा, 600 वाला है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर गाड़ी का ओवरऑल भाड़ा 1500 से कम है तो भूल ही जाओ। सर गाड़ी का भाड़ा तो ऑफकोर्स 1500 से ज़्यादा होगा, कौन सा ट्रक 1500 से कम के भाड़े में एक किलोमीटर भी जाएगा? तो ऑफकोर्स भाड़ा 1500 से ज़्यादा होता है। लेकिन क्या होता है, 50 लोगों का सामान होता है अंदर, तो एक पार्सल मेरा है सब, इसका भाड़ा सिर्फ 600 रुपये का है, तो मेरे फिर बिल्टी में वो जीएसटी जोड़ेगा ही नहीं। अब जोड़ेगा ही नहीं मतलब एग्जम्प्ट हो गया तो एनसीएम आरसीएम की बात ही नहीं आती है, टैक्स लगेगा ही नहीं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस। तो ये सारे एग्जम्पशंस हो गए किसको लेके? जीटीए को लेके। जी मैम। सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड क्या है? कंपनी है, फैक्ट्री है कि नॉर्मल पर्सन है? तो एग्जम्प्ट ही हो गया ना। अरे एग्जम्प्ट हो गया तो आरसीएम एनसीएम की तो बात ही खत्म हो जाती है ना। जब टैक्स ही नहीं है तो क्या सवाल ये आएगा कौन देगा? अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है आपका मानना है, तो टैक्स देने का सवाल तो आता ही नहीं है। जब टैक्स देने का सवाल ही नहीं आता है तो आरसीएम एनसीएम की तो बात ही नहीं हो सकती ना। एनसीएम आरसीएम तो तब लगता है जब टैक्स देने की लाइबिलिटी है। पहले ये तो स्टैब्लिश कर लो टैक्स देना है कि नहीं देना है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन देगा। तो टैक्स लगेगा ही नहीं अगर अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है तो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये स्पेसिफाइड गुड्स के नाम है: ग्रेन, पल्सेस, मिल्क, राइस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिलीफ मटेरियल और डिफेंस इक्विपमेंट। ये नाम आपको एक बार याद रखने पड़ेंगे, स्पेसिफाइड गुड्स के नाम है। अब मेरे हिसाब से ये हेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, इसके बाद एक बैंक आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। तो हम मेन सेक्टर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट हेड कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, और ये बहुत काम का है अगेन। अब समझ लो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या एग्जम्प्ट है, क्या क्या टैक्सेबल है, कहाँ कहाँ आरसीएम है, कहाँ कहाँ एनसीएम है, सारी बातें एक साथ कवर कर लूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज एग्जम्प्ट है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की 4 सर्विसेज टैक्सेबल है। वो 4 कौन कौन सी है सुन लेना: एक्सप्रेस पार्सल, स्पीड पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस या एजेंसी सर्विसेज अदर देन गवर्नमेंट।
सरकार को छोड़ के किसी और को अगर सर्विस दी जा रही है तो एक्सप्रेस पार्सल, स्पीड पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंट सर्विसेज क्या हो जाएगी? पूरी तरह से टैक्सेबल। और हेलो, हम जब स्पीड पोस्ट कराने जाते हैं तो जीएसटी लगता है, पर जीएसटी भरेगा कौन? हम सरकार को देंगे या हम पोस्ट ऑफिस को देंगे और पोस्ट ऑफिस सरकार को देगा? इसका मतलब यहाँ पे आरसीएम हुआ या एनसीएम हुआ? एनसीएम हुआ। ऑफ कोर्स कंज्यूमर सर्विसेज हैं तो एनसीएम ही लगेगा, आरसीएम कैसे लगा सकते हो? तो पहला हो गया पोस्ट ऑफिस। दूसरा, एयरपोर्ट पोर्ट पे जाते हैं तो साहब हमारे टिकट में कई बार बहुत सारे पोर्ट और एयरपोर्ट के भी चार्जेस ले लिए जाते हैं। इवन हम भी वहाँ पे जब कोई सर्विसेज लेते हैं तो हमसे चार्ज ले लिया जाता है। तो एयरपोर्ट और पोर्ट पे जो सरकार सर्विसेज दे रही है वो भी पूरी तरह से टैक्सेबल है और अगेन कंज्यूमर को दिया जा रहा है तो क्या लगेगा? एनसीएम। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी हमने बात कर ली, जैसे रेलवे है, सरकारी उपक्रम में एक आता है रेलवे, इट्स ए गवर्नमेंट एंटिटी। तो रेलवे में थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट क्लास एसी टैक्सेबल होता है। आरसीएम लगता है, एनसीएम लगता है? एनसीएम। क्या हम सरकार को डायरेक्ट टैक्स भरते हैं, हम रेलवे को देते हैं? रेलवे आगे सरकार को भरता है, मतलब अल्टीमेटली एसी टिकट्स पे भी क्या लग जाता है? एनसीएम। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज गवर्नमेंट दे, नॉन गवर्नमेंट दे, जो एग्जम्पशंस हैं वही है और टैक्सेबल है तो एनसीएम लगेगा, सरकार ही उसके ऊपर टैक्स पे करेगी। एक और ये काम का रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें एक्चुअली ध्यान रखना है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट, पहली बात टैक्सेबल सिर्फ तब है जब सर कमर्शियल प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमको एग्जम्पशन ऑलरेडी मालूम है कि मकान किराए पे देने पे जीएसटी है ही नहीं। तो पहली बात सवाल कब आएगा? जब प्रॉपर्टी कौन सी है? कमर्शियल। अब कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो ये देखना है किसको दी है। अगर किसी ऐसे बिजनेस एंटिटी को दी है जिसका बहुत कम टर्नओवर है, और या फिर ऐसे बिजनेस एंटिटी को दी है जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से, अगर टर्नओवर ज़्यादा है मतलब सामने वाला आदमी रजिस्टर्ड होगा, सामने वाला आदमी रजिस्टर्ड होगा इस मतलब यहाँ पे एनसीएम या आरसीएम? आरसीएम। और अगर टर्नओवर कम है मतलब सामने वाला आदमी अनरजिस्टर्ड होगा, तो बताओ एनसीएम या आरसीएम? एनसीएम। तो सरकार भी रेंटिंग पे टैक्स दे सकती है अगर सामने वाला आदमी छोटा दुकानदार है। तो अगर सामने वाला आदमी का टर्नओवर 40, 20 या 10 जो भी लिमिट है उसकी, उससे ज़्यादा है, मतलब वो अनरजिस्टर्ड नहीं है, वो रजिस्टर्ड है, तो इन दैट केस फिर वहाँ पे आरसीएम लगा दिया जाएगा। मतलब रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट इज ऑलवेज टैक्सेबल, ऑलवेज टैक्सेबल। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी इज ऑलवेज टैक्सेबल, सरकार दे या नॉर्मल दे। लेकिन सरकार देगी तो एक जगह एनसीएम है, एक जगह आरसीएम है। नॉर्मल केस में एनसीएम ही लगता है, लेकिन सरकार के केस में एक जगह एनसीएम है, एक जगह आरसीएम है। आ गया समझ में? वेरी नाइस। अब आगे और एग्जम्पशंस देखते हैं। ये सब अब एग्जम्पशंस है। सरकार रजिस्ट्रेशन फीस ले रही है, लाइसेंस फीस ले रही है, सर्टिफिकेशन फीस ले रही है, पासपोर्ट फीस ले रही है, किसी भी तरह की ऐसी फीस ले रही है, पूरी तरह से एग्जम। आरटीआई के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है, एग्जम। म्यूनसिपालिटी पंचायत की सर्विस दे रही है, पूरी तरह से एग्जम। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अगर किसान को पट्टा दिया जाता है ज़मीन का या पानी निकालने का, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में बता दिया था, वो भी पूरी तरह से एग्जम। ओल्ड एज वाला ट्रस्ट के अंदर ऑलरेडी बता दिया था कि ट्रस्ट और अगर सरकार ओल्ड एज होम चलाती है तो 25,000 से कम के रेंट पे हो जाएगा, पूरी तरह से एग्जम। ये एक काम का है। पेनल्टी फॉर डिले और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर सरकार ने पेनल्टी या कोई भी चार्ज लगाया है क्योंकि आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने में डिले कर दिया या टाइम पे आप वो काम नहीं कर पाए, तो सरकार जो पेनल्टी लेगी वो टॉलरेंस वाला फीस है, और टॉलरेंस फीस यहाँ पे पूरी तरह से हो जाएगी एग्जम। क्योंकि कौन ले रही है? सरकार। हम लोग टॉलरेंस फीस लेंगे तो टैक्सेबल है, सरकार टॉलरेंस फीस लेगी तो एग्जम्प्ट है। अगेन, सरकार अगर पीएसयू की गारंटी सरकार किसी बैंक को देती है तो उस सर्विस पे भी जीएसटी नहीं लेगा, वो भी पूरी तरह से एग्जम्प्ट हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना, सरकार की कोई और सर्विस है साहब जो कहीं ऊपर कवर नहीं हुई, ऊपर रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कोई भी तरह की लाइसेंस फीस कवर्ड है, ऊपर आरटीआई कवर्ड है, ऊपर पोर्ट एयरपोर्ट कवर्ड है, ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कवर्ड है, ऊपर पोस्ट ऑफिस कवर्ड है, रेंटिंग कवर्ड है, ऊपर कवर्ड है नेचुरल रिसोर्सेज का असाइनमेंट, ऊपर कवर्ड है ओल्ड एज होम, ऊपर कवर्ड है नॉन टॉलरेंस फीस गारंटी। लेकिन और भी तो बहुत सारी सर्विसेज जो सरकार देती है, नगर निगम देती है, सरकार देती है, कितनी सर्विसेज हैं। आज आप कोई नल कनेक्शन लेने जाओ तो पैसे लगते हैं, आप कोई सफाई करवाओगे तो पैसे लगेंगे, आप कुछ भी काम करोगे तो कहीं ना कहीं सरकार आपसे पैसा तो लेगी लेगी। अब सवाल आता है कि सर अगर और कोई सर्विस है तो वो कब टैक्सेबल होगी, मैं बता देता हूँ, और कब एग्जम्प्ट होगी वो बता देता हूँ। सुनना, पहली बात, सरकार को सर्विस देगी, एग्जम्प्ट। सरकार नॉन बिजनेस को कोई सर्विस दे रही है, एग्जम्प्ट।
सरकार की सर्विसेज सिर्फ टैक्सेबल है जब दी जा रही है किसी बिग बिजनेस को, वो भी कंसिडरेशन 5,000 से, तो ये एक टैक्सेबल है। बाकी सब केस में सरकार की बाकी सारी सर्विसेज क्या हैं, एग्जम्प्ट। और ध्यान रखना कंसिडरेशन 5,000 से ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल होगी ना, और किसको दी जा रही है, बिग बिजनेस को। तो आप खुद कॉमन सेंस लगा लो कि सामने वाला आदमी रजिस्टर्ड है, तो बताओ एनसीएम लगेगा या आरसीएम, आरसीएम लगेगा। ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। बताओ ये क्लियर हो गया, वेरी नाइस। मूव ऑन टू द नेक्स्ट सर्विस, और नेक्स्ट सर्विस है सरकार सर्विसेज ले रही है, सरकार सर्विस दे नहीं रही है, सरकार सर्विस ले रही है। और उसमें सबसे पहला क्लॉज है, अगर सरकार फेयर प्राइस शॉप से सर्विसेज लेती है तो वो पहले पूरी तरह से क्या हो जाएगी, एग्जाम। दूसरा, सरकार जीएसटीएन से, जीएसटी नेटवर्क जो कंपनी है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, उससे सर्विस ले रही है जीएसटी पोर्टल मैनेज करवाने की, वो भी पूरी तरह से एग्जाम। अब ध्यान रखना, लेबर कॉन्ट्रैक्ट और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एक अमेंडमेंट भी है, वो अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर मैंने बताया है, एक बार पढ़ना उसको अच्छे से। लेबर कॉन्ट्रैक्ट और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अगर सरकार ले रही है किस काम के लिए, पंचायत और म्यूनसिपालिटी के फंक्शन के लिए, तो वो भी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, एग्जाम। पर ध्यान रखना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो गुड्स की वैल्यू है वो 25% से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। अगर ये है तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एग्जाम। तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सरकार ले रही है पंचायत या म्यूनसिपालिटी के किसी काम के लिए, तो उस केस में भी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगला, ट्रेनिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, ये भी पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है अगर गवर्नमेंट इसका एक्सपेंसेस बियर कर रही है। ट्रेनिंग में 100% और इंश्योरेंस में 50% एक्सपेंस बियर कर रही है, तो वो भी इसमें हो जाएगा एग्जाम्प्ट। ठीक है, अब आगे आते हैं गॉडफादर्स। ये नाम तो सिंपल याद रखने हैं कि साहब आरबीआई, सेबी, ईपीएफओ, ईएसआई, ईएसआईसी, पेंशन फंड, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट, एफएसएसएआई सर्विस दे रहा है, पब्लिक लाइब्रेरीज है, फॉरेन एम्बेसीज हैं, या इसरो सैटेलाइट लॉन्चिंग की सर्विस है। इसरो के साथ 2 कंपनी और अटैच है, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन और स्पेस इंडिया लिमिटेड, वो अगर सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस दे रही है तो वो, और सुलभ शौचालय की सर्विसेज भी पूरी तरह से क्या है, एग्जाम्प्ट है। तो ये सारे गॉड फादर्स हैं, इनकी सर्विसेज भी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट। तो ये नाम अच्छे से पढ़ लो ताकि एग्जाम में अगर लिखा जाए सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय IRDAI, एडा, एग्जाम्प्ट होगी, यस। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ईपीएफओ, एग्जाम। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ईएसआईसी, एग्जाम। केस स्टडी बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ये सारे पॉइंट आ सकते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स। ठीक है साहब, वो चार्ट दीवार पे लगा के उसको पढ़ते रहना तो अपने आप आपको दिख जाएगा क्या क्या नाम है और उसमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं साहब। क्या, बहुत बढ़िया, चलिए बोलो ना, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। चलिए अब आते हैं हम बैंकिंग, अच्छा ओके, बैंकिंग सेक्टर। विजय बोल रहा है लगा हुआ, ये सेक्सी नाम किसने रख दिया चार्ट्स का, क्योंकि यहाँ भी आ रहा है, चैट्स में भी आ रहा है सेक्सी चार्ट, सेक्सी चार्ट। से नाम ऐसा कैसे रख दिया, किसी ने रख दिया, कौन है रखने वाला आदमी, शुभम तिवारी, तिवारी, बहुत बढ़िया। चले अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, दैट इज बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर, और बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर आप ध्यान रखिएगा क्या क्या पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, लिसन वेरी केयरफुली, सुनिए। आरबीआई तो सबको पता ही है, अब सुनना, हमने ये पॉइंट कल भी डिस्कस कर लिया था, लोन्स और एडवांसेस के ब्याज पे जीएसटी नहीं है, लेकिन उसमें ध्यान रखना क्रेडिट कार्ड पे लग रहे ब्याज पे जीएसटी है। तो हम क्रेडिट कार्ड का ईएमआई प्लान लेते हैं जहां वो अच्छा खासा ब्याज लगाते हैं, तो क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट पे जीएसटी लगता है, लेकिन नॉर्मल बैंक्स के इंटरेस्ट या उनके पीनल इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है साहब। दूसरा, जनधन योजना के अकाउंट के अंदर आप जो भी बैंक चार्जेस लगा रहे हो उस पर कोई जीएसटी नहीं। हेलो, नॉर्मल बैंक चार्जेस पे जीएसटी है कि नहीं है, है। लोन प्रोसेसिंग बैंक चार्जेस पे जीएसटी है या नहीं है, है। लेकिन अगर जनधन योजना के अंदर आपने बैंक चार्जेस लगाए हैं, उस अकाउंट के अंदर बैंक चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगला, अगर आपने एटीएम या कार्ड स्वाइप करने के चार्जेस लिए बैंकों ने और ट्रांजैक्शन अमाउंट 2000 से कम है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ध्यान रखना कौन से चार्जेस है, स्वाइप चार्जेस। कार्ड का स्वाइप चार्ज है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का, और उसके बदले में आप दे रहे हो बैंक को चार्ज।
अगर सेटलमेंट अमाउंट, ट्रांजैक्शन अमाउंट जो स्वाइप किया है अमाउंट वो 2000 से ज़्यादा नहीं है तो फिर उन चार्जेस पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा. नेक्स्ट इज, अगर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बैंक और ब्रोकर के बीच में हो रहा है, बीच में कंज्यूमर नहीं है, कस्टमर नहीं है, तो फिर वो सारे ट्रांजैक्शन भी क्या हो जाएंगे, एग्जाम. तो बैंक ब्रोकर को दे रहा है, ब्रोकर बैंक को दे रहा है, बैंक को दे रहा है, ब्रोकर को दे रहा है, एग्जाम. इस केस में भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा. नेक्स्ट, ये ध्यान रखना, रूरल एरिया में अगर कोई बिजनेस फैसिलिटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट है, किसको सर्विस दे रहा है, बैंक या इंश्योरेंस कंपनी को, क्या नाम है, बिजनेस फैसिलिटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट. कहाँ, कौन से एरिया में, तो वो भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट. उसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं है. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आरसीएम. बैंक में ढेर सारे आरसीएम है. सरकार को दिखता है कि सबसे सीधा आदमी तो बैंक है, बैंक हमेशा पैसे देगा, तो इसलिए टैक्स भी किससे लो, बैंक से लो, और इसलिए इतने सारे आरसीएम लगा दिए. अब बैंक में क्या क्या आरसीएम है, पहला, अगर आरबीआई किसी ओवरसीइंग कमिटी या किसी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की सर्विसेज आरबीआई लेती है तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों आरबीआई की दो सर्विस इनपुट में आरसीएम में आती है, ओवरसीइंग कमिटी की या फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की सर्विस आरबीआई के लिए आरसीएम हो जाएगा. अब बैंक अगर रिकवरी एजेंसी सर्विस ले रहा है तो वो आरसीएम में आएगा. बैंक अगर किसी अर्बन एरिया के बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस ले रहा है तो वो भी आरसीएम में आएगा. अब ध्यान रखना, ये काम का है 5वें नंबर वाला पॉइंट. अगर बैंक को सर्विस कौन दे रहा है, बिजनेस फैसिलिटेटर नहीं है, बिजनेस, तो आरसीएम नहीं है, एनसीएम ही. मतलब सर्विस पे टैक्स कौन देगा, बिजनेस करस्पॉन्डेंट. पर उस बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने अपने आगे और एजेंट अपॉइंट कर लिए, सब एजेंट अपॉइंट कर लिए, तो इनकी सर्विस पे एनसीएम नहीं, इनकी सर्विस पे भी टैक्स कौन देगा, बिजनेस करस्पॉन्डेंट ही देगा. मतलब इस सर्विस पे भी टैक्स सप्लायर देगा, इस सर्विस पे टैक्स रिसीवर देगा, और एक जगह सप्लायर है, एक जगह रिसीवर है. मतलब दोनों ही केस में टैक्स लायबिलिटी किस पे आएगी, बिजनेस करस्पॉन्डेंट पे आएगी. ये वाला टैक्स देगा. आरसीए एक जगह एनसीएम में, एक जगह आरसीएम में. अब इंश्योरेंस के लिए भी पढ़ा था, एलआईसी, अगर इंश्योरेंस एजेंट एलआईसी को सर्विस देगा तो क्या लगेगा, आरसीएम. एक और है, बैंक अगर डीएसए से सर्विस ले रहा है, पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्लॉज है, वो डीएसए खुद छोटा आदमी है. अगर वो डीएसए खुद बॉडी कॉर्पोरेटिव फॉर्म है तब तो आरसीएम नहीं है. लेकिन वो जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, जो लोन बेचने का काम करता है, वो एक इंडिविजुअल आदमी है या एचयूएफ है, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म नहीं है, तो फिर इसका टैक्स कौन देगा, बैंक देगी. तो ध्यान रखना, डीएसए छोटा है, बैंक अगर बहुत बड़ा है, मतलब डीएसए फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट एक छोटा इंडिविजुअल या एचयूएफ है, तो भी यहाँ क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाता है. ठीक है साहब, बताओ ये सब समझ में आ गया आपको. अब एक और काम का है लॉयर वाली सर्विसेज. लॉयर वाली सर्विसेज में हमको ध्यान रखना है कब टैक्सेबल कब एग्जाम. पहला, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. एक सेकेंड, 2 लाइन में सारी बातें बोल दूंगा मैं. लीगल सर्विसेज चाहे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो, चाहे लॉयर हो, चाहे सीनियर एडवोकेट हो, तभी टैक्सेबल होगी जब किसी बिग बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है, और दूसरा तभी टैक्सेबल होगी जब सीनियर एडवोकेट किसी एडवोकेट को दे रहा है. तो लीगल सर्विसेज सिर्फ तक टैक्सेबल है जब किसी बड़े बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है या सीनियर एडवोकेट किसी, बताओ कहाँ आरसीएम है, कहाँ एनसीएम है, एक जगह आरसीएम है, एक जगह एनसीएम है. अगर सीनियर एडवोकेट एडवोकेट को दे रहा है तो एनसीएम है, और लॉयर सीनियर एडवोकेट या बिजनेस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस को दे रही है तो आरसीएम है. बस यही ध्यान रखना है लीगल के अंदर, बाकी सब एग्जम्प्ट हो जाएगा. एक और है रेंटिंग, पर ये ईजी है. मकान किराए पे देना एग्जम्प्ट है, सरकार दे कोई भी दे. रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट है. रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी इज ऑलवेज टैक्सेबल. सरकार एक देगी तो एनसीएम आरसीएम है, और अगर बाकी सब देंगे तो एनसीएम है. अब होटल में ध्यान रखना, होटल कब एग्जम्प्ट होगा, जब रूम 1000 रुपए से कम का है. 1000 रुपए से कम का रूम है तो होटल एग्जम्प्ट होगा. या इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे टैरिफ वैल्यू वर्ड यूज नहीं किया है. मतलब रूम का एमआरपी कुछ भी हो, डिस्काउंट के बाद वो 1000 रुपए से कम हुआ तो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट. वैल्यू एक्सक्लूसिव नेट ऑफ डिस्काउंट शुड बी लेस देन 1000. अगर वो है तो वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से एग्जम्प्ट. ठीक है साहब. आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस इजी है साहब. पहली बात, आर्टिस्ट कौन सा होना चाहिए, आर्ट, फोक, क्लासिकल, और 1.5 लाख से ज़्यादा का अगर वो कम का ले रहा है तो वो एग्जम्प्ट होगा. और उसमें भी अगर वो एडवर्टीजमेंट और ब्रांड एम्बेसडर की तरह पैसे ले रहा है तो वो एग्जाम नहीं होगा. बहुत बढ़िया. स्टार्टअप्स में 2 थे, एक तो 3 तरह के इंक्यूबेटर्स होते हैं, नाम याद है 3 तरह के इंक्यूबेटर्स का, टीबीआई, स्टेप और बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स. तो
तो तीन हो गए, टीबीआई, स्टेप और बीआईआरएसी। अगर इंक्यूबेटर किसी को भी सर्विस देंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, इंक्यूबेटर के अंदर कौन मिलेगी आपको, इंक्यूबेटी। अब इंक्यूबेटी का एग्जम्पशन क्या है, किसी को पता है क्या, उनका टर्नओवर 50 लाख तक एग्जम्प्ट, लेकिन दो शर्तों के साथ। पिछले साल तक का टर्नओवर भी 50 लाख को क्रॉस नहीं होना चाहिए, पिछले साल का टर्नओवर, और इंक्यूबेटर में आने के बाद इनको एग्जम्पशन सिर्फ कितने सालों के लिए मिलेगी, 3 सालों के लिए मिलेगी। उसके बाद इसके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा। तो 50 लाख तक का इंक्यूबेटी का टर्नओवर एग्जम्प्ट, अगर पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, और ये एग्जम्पशन 3 सालों के लिए ही मिलेगी। ये एग्जाम्पल से पूरी बात समझाई थी। अब एडमिशन वाले में टिकट्स की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, म्यूजियम, जू, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, नेशनल म्यूजियम्स, पब्लिक लाइब्रेरीज एग्जम्प्ट है। ठीक है, कोई प्राइवेट इवेंट है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, कोई ब्यूटी पेजेंट है, कोई भी कॉन्सर्ट है, तो 500 रुपए से कम का टिकट हुआ तो वो एग्जम्प्ट है, 500 रुपए से ज़्यादा का टिकट हुआ तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, इंक्लूसिव ऑफ एंटरटेनमेंट टैक्स, exclusive of GST but inclusive of entertainment tax. The amount of ticket should not exceed 500 rupees. बहुत बढ़िया, ध्यान रखना मल्टीप्लेक्सेस कवर नहीं होते, तो मल्टीप्लेक्सेस तो कंप्लीटली टैक्सेबल है। 200 रुपये का बाय करते हैं हम टिकट, मल्टीप्लेक्स का टैक्सेबल होता है, जीएसटी उसके ऊपर लगता है। अगला स्पोर्ट्स के लिए मैंने आपको जो बताई थी, मैं एक बार फटाफट कॉपी में आप देखिएगा, मैं रिवाइज करवा दूंगा। पहला था स्पोर्ट्स के अंदर स्पॉन्सरशिप वाले, कुछ ऐसे नाम थे जो कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ओलंपिक एसोसिएशन, पैरा ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल सिविल सर्विसेज बोर्ड, या इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स है, या इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स है, इनकी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज पूरी तरह से क्या है, एग्जम्प्ट है। पहला तो ये पढ़ लिया था। दूसरा, आपको 5 नाम याद है, 5 नाम, प्लेयर, एम्पायर, रेफरी, कोच, टीम मैनेजर, ऐसा कुछ था। ये 5 अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को कोई भी सर्विस देंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। तो ये भी ध्यान रखने का है। ये 2 मेन एग्जम्पशन थी स्पोर्ट्स को लेके, है ना। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को देगी तो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, आपकी कॉपी के अंदर लिखा होगा। अब सुनना, ये काम का है, ये अगेन काम का है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी मैं आपको बता दूं, ये हाउसिंग सोसाइटी वाली। ट्रेड यूनियन एग्जम्प्ट है, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी मतलब गोकुल धाम सोसाइटी वाला एग्जाम्पल लिया था मैंने। हम फ्लैट्स में रहते हैं तो हमें हर महीने देना पड़ता है सोसाइटी का मेंटेनेंस। वो सोसाइटी का मेंटेनेंस एग्जम्प्ट होगा अगर मेंटेनेंस 7,500 रुपये से ज़्यादा का नहीं है, तो सोसाइटी को उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरी खास बात, सोसाइटी का ओवरऑल टर्नओवर भी 20 लाख को क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर टर्नओवर भी कम है तो भी नहीं लगेगा, और 7,500 से कम है तो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। सर टर्नओवर 40 लाख है और मेंटेनेंस 7,500 से कम है तो एग्जम्प्ट। ध्यान रखना, टर्नओवर क्राइटेरिया भी है और एग्जम्पशन भी, दोनों है। टर्नओवर सर 40 लाख है, लेकिन पर्टिकुलर आपका 7,500 से कम है तो भी पूरी तरह से एग्जम्प्ट हो जाएगा, ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके अलावा और क्या बच गए, बस अब मेजर तो हो गए। एक हायरिंग वाला भी है साहब। हायरिंग में अगर आपने बस किराए पे दी है स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को तो एग्जम्प्ट, आपने इलेक्ट्रिक बस किराए पे दी है लोकल अथॉरिटी को तो एग्जम्प्ट, आपने ट्रक किराए पे दिया है जीटीए को तो एग्जम्प्ट, या आपने कोई स्कूल बस किराए पे दी है ऐसे आदमी को जो आगे स्कूल के लिए सर्विसेज दे रहा है बस चलाने की, तो वो भी हो जाएगा पूरी तरह से एग्जम्प्ट। तो हायरिंग में कितने एग्जम्पशन हो गए, 4। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना है, अगर आप प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहे हो किसी सिंगल हाउस की या ऐसे प्रोजेक्ट की जो प्रधानमंत्री आवास योजना या हाउसिंग फॉर ऑल मिशन में कवर होते हैं, तो वो भी हो जाएगा पूरी तरह से एग्जम्प्ट। तो ध्यान रखना, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस किसको देनी, या तो सिंगल हाउस की, या फिर अगर कोई टाउनशिप बन रही है तो टाउनशिप गरीबों की होनी चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना वाले घर होने चाहिए, तो उसकी लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो जाएगी पूरी तरह से एग्जम्प्ट। अगर आपका बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अगर खेतों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, खंबे लगा रहा है या ऐसा कुछ काम कर रहा है, तो वो भी पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। एक और इंटरेस्टिंग बताया था जेडीए, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जहाँ मैंने बताया था कि हमारे जो लक्की भाई है उनकी नज़र एक पुराने मकान पे पड़ गई, उसने बोला कि अपन मिल के इसको तोड़ के पूरी बिल्डिंग बना लेते हैं। तो वहाँ पे पहली बात, सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, जो मकान के मालिक है वो जो जमीन का अधिकार देंगे लकी भाई को कि तुम इस पे बिल्डिंग बना लो, उसकी सर्विस पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। कब एग्जम्प्ट है पता है आपको, कब एग्जम्प्ट है,
जब लकी भाई आगे जो फ्लैट्स बेच रहे हैं उसके ऊपर क्या है, जीएसटी देना पड़ रहा है, क्योंकि लकी भाई आगे जो फ्लैट बेच रहे हैं वो अगर अधूरे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर उसका पैसा ले लेते हैं तो वहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, इसलिए ट्रांसफर ऑफ एफएसआई और डेवलपमेंट राइट की सर्विस क्या हो जाएगी, पूरी तरह से एग्जाम। तो इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ये पूरा पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके पूरा समझाया हुआ है। अब मेजर एग्जाम्पशंस तो हमारे सारे हो गए जी। प्योर लेबर में मटेरियल नहीं आता है, वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो एग्जाम्पशन नहीं है, एग्जाम्पशन सिर्फ तब है जब कौन सा हो, प्योर लेबर हो। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज टैक्सेबल, वहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पशन वो पंचायत और म्यूनसिपालिटी में मटेरियल 25% तक होगा तभी मिलेगी, बाकी प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्जाम्पशन थी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज टैक्सेबल जी। जीटीए 5% वाला ऑप्शन ऑप्ट करता है, गाड़ी का 1500 से ज़्यादा है, कम है तो एग्जाम्प्ट। मैंने क्या बोला, 5% वाले ऑप्शन पे आ जाए वो डिसाइड बाद में होगा, पहले देख लो एग्जाम्प्ट है कि टैक्सेबल है। टैक्सेबल है तो ही डिसाइड करो 5 पे जाना है या 12 पे जाना है, और टैक्सेबल आरसीएम है या एनसीएम है, पहले डिसाइड तो कर लो टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है, उसके बाद ये बात आगे की चालू होगी कि आरसीएम होगा या एनसीएम होगा। हेलो 2 मिनट और लगेगा, आरसीएम भी हमारा खत्म हो रहा है। सिक्योरिटी लेंडिंग, हाँ 2 छोटी छोटी एग्जाम्पशन है, क्या क्या बचा था, एक तो स्किल में, हाँ मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी, या उसके सेक्टर स्किल काउंसिल, या उसके ट्रेनिंग पार्टनर्स अगर कोई ट्रेनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो भी पूरी तरह से हो जाएगा एग्जाम्प्ट। उसी में एक और था, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंदर कोई सर्विस दी जा रही है तो वो भी एग्जाम्प्ट है, या किसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री के ट्रेनिंग पार्टनर्स है तो वो भी एग्जाम्प्ट है। और कौन सा रह गया था, लीजिंग। लीजिंग में बताता हूँ, एक एग्जाम्पशन तो हट चुकी है, आईआरएफसी इंडियन रेलवे को लीज देता है, वो टैक्सेबल हो गया है, वो मैंने आपको हटा ही दिया था, पढ़ाया ही नहीं था, तो हट चुकी है। एक और लीजिंग काम का था, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने इंडस्ट्रियल प्लॉट या फाइनेंस हब बनाने के लिए 30 साल या उससे ज़्यादा की लीज दी है, किसने दी है, किसी सरकारी एंटिटी ने जहाँ पे सरकार का शेयर 20% से ज़्यादा है, या फिर किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ने, नेशनल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने दिया है, तो लीजिंग सर्विसेज भी हो जाएगा पूरी तरह से एग्जाम। और कुछ रह गया, मोस्टली हो गए सारे, एक आध दो छोटे छोटे एग्जाम्शन मॉड्यूल में अगर हो तो एक बार आप रिवाइज करोगे तो अपने आप कवर हो ही जाएगा। मेजर जिसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब आरसीएम में एक है सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम, मैंने बताया था अगर आप सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम के अंदर बोरोवर, अगर लेंडर बोरोवर से शेयर्स लेता है और वापस देता है तो जो बोरोवर है उस पर आरसीएम के अंदर टैक्स लेगा। मैंने बताया था बड़े बड़े हेज फंड्स और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस अपनी हेजिंग करने के लिए ऐसा करते हैं, तो इसलिए वो बोरोवर्स पे टैक्स लाइबिलिटी आती है। दूसरा, ऑथर, कोई कंपोजर म्यूजिशियन अगर किसी बड़े प्रोड्यूसर या पब्लिशर को सर्विस देगा तो टैक्स कौन देगा, पब्लिशर। लेकिन यहाँ पे एक छूट थी, ऑथर चाहे तो डिक्लेरेशन देके आरसीएम की जगह क्या लगवा सकता है, एनसीएम, लेकिन सिर्फ ऑथर के लिए, बाकी और कहीं अप्लाई नहीं होगा। उसके अलावा स्पॉन्सरशिप सर्विसेज पे आरसीएम लगता है, बता दिया था। और डायरेक्टर वाला पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी डायरेक्टर से सर्विस लेगी तो आरसीएम है, डायरेक्टर उसका टैक्स नहीं पे करेगा, कंपनी पे करेगा। एक और ये काम का है, अगर कोई सिक्योरिटी एजेंसी है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और वो किसी ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रही है जो कि गवर्नमेंट और कंपोजिशन डीलर के अलावा कोई रजिस्टर्ड है, तो वहां पे क्या लग जाएगा, आरसीएम। पहली बात, सिक्योरिटी एजेंसी क्या नहीं होनी चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, और सामने वाला क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड, वो भी गवर्नमेंट और कंपोजिशन वाला नहीं है, तो फिर सिक्योरिटी एजेंसी के केस में क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। एंड फाइनली लास्ट था टैक्सी वाला, ये ट्रांसपोर्ट जैसे ही है, अगर टैक्सी सर्विसेज दी जा रही है 5% और 12% ऑप्शन रहता है, 12 है तो एनसीएम लगेगा, 5 है तो आरसीएम लगेगा। पर ध्यान रखना, रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए और टैक्सी वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, मतलब टैक्सी वाला छोटा आदमी होना चाहिए और सामने वाला बड़ा आदमी होना चाहिए, और उसने 5% वाला ऑप्शन ऑप्ट किया तो लग जाएगा आरसीएम। और यहाँ पे हमारे एग्जामिशन और आरसीएम भी हो जाते हैं कंप्लीट। अब हमारे पास बचा है एक और मेजर टॉपिक जिसका नाम है आईटीसी। तो स्टार्ट करते हैं, एक छोटे से मिनट के ब्रेक के बाद हम चालू करते हैं। 1 मिनट का ब्रेक, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, यहीं बैठे रहिएगा। 1 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक और फिर हम चालू करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। 3 साल का एग्जामिशन इनक्यूबेटी को है, इनक्यूबेटर की सर्विस तो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट ही है, इनक्यूबेटर 3 साल का एग्जामिशन।
यस मोक्ष, सही है। चले, तो अब हम आते हैं पॉइंट पे, और आवाज़ कर दीजिए आप लोग बिल्कुल बंद। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अनदर चैप्टर दैट इज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आप लोग कर दीजिए आवाज़ बिल्कुल बंद। बाय बाय कर दो, है ना, कर दिया, चले ठीक है, ओके नाइस। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट। एंड हमारे पास 3 आईटीसी हैं, 3 सेक्शन है मेन आईटीसी चैप्टर के अंदर। इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर वी हैव 3 सेक्शंस, ओके, 16, 17 और 18, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 16 सेक्शन से। और 16 सेक्शन क्या क्या मेन प्रोविजन रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस आना ही आना है आईटीसी चैप्टर से, 4 नंबर 5 नंबर का मिनिमम आएगा इनपुट टैक्स रेट से, आना ही आना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 17.5 उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले सेक्शन 16 देखते हैं। 8 कंडीशन है आप आईटीसी लेने की, 8 शर्तें पूरी करोगे तो ही आपको क्या मिलेगी, आईटीसी मिलेगी। पहली शर्त है आदमी रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी शर्त इंपॉर्टेंट है, गुड्स और सर्विसेज रिसीव होने चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनना क्या है, अगर लॉट्स में माल आ रहा है तो आपको आईटीसी तब मिलेगा जब आखिरी लॉट आपका रिसीव हो जाए, उसके पहले आप आईटीसी नहीं ले सकते। अगर तीसरे के यहाँ पे माल आ रहा है, जैसे आपने ऑर्डर किया और तीसरे जॉब वर्कर के यहाँ माल आ रहा है या बिल टू शिप है, तो जब उसके यहाँ रिसीव हो जाएगा तब आपको आईटीसी लेने का मौका मिल जाएगा, तब ले सकते हैं। ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है। अगला, आपके पास में ये कागज़ होने ज़रूरी है, आपके पास में बिल, आपके पास में रिवाइज टैक्स इनवॉइस, आपके पास में डेबिट नोट, आपके पास में आईएसडी का इनवॉइस, या आपके पास में बिल ऑफ एंट्री। इंपोर्ट कर रहे हैं तो बिल ऑफ एंट्री भी आपके पास में होना चाहिए। मतलब जब तक इनवॉइस मिसिंग हो गया, बिल नहीं है, तो आप उसकी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ये बहुत काम का था और मैंने इसके लिए बताया था, एक क्लॉज याद रखना, टैक्स पे हुआ है इसका एक ही प्रूफ है, जीएसटीआर 2B। अगर आपके 2B में वो दिख रहा है, मतलब सामने वाले ने उसको रिटर्न में शो करके उसका टैक्स जमा करवा दिया है, तो आप उतना ही आईटीसी ले सकते हो जितना आपके 2B में दिख रहा है। मॉड्यूल में 5% एक्स्ट्रा का बोला है, लेकिन अमेंडमेंट में ही मैंने बता दिया था और क्लास में ही मैंने पहले ही बता दिया था कि वो हट जाएगा, और वो हट गया है। अब कोई एक्स्ट्रा 5% नहीं, 2B में जितनी क्रेडिट दिख रही है उससे ज़्यादा की क्रेडिट लेना अलाउड नहीं है। यही प्रूफ है कि टैक्स सरकार को जा चुका है अगर वो 2B में दिख रहा है तो। अगला, आईटीसी क्लेम करने के लिए रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और रिटर्न कौन सा है, जीएसटीआर 3B। 3B में के अंदर हम क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। अगला, अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट में उस टैक्स अमाउंट की डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, मतलब आपने उसको क्या मान लिया, कॉस्ट मान ली, तो हम आपको उसकी आईटीसी लेने नहीं देंगे। तो या तो आप डेप्रिसिएशन ले लो टैक्स अमाउंट पे, या फिर टैक्स का आईटीसी ले लो, दोनों एक साथ नहीं ले सकते। अगली शर्त बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आईटीसी क्लेम करने की एक टाइम लिमिट है। क्या टाइम लिमिट है, याद आ रहा है आपको? टाइम लिमिट वॉज वेरी इजी, अगले साल के सितंबर महीने की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, या रिटर्न एनुअल रिटर्न फाइल किया, विच एवर इज अर्लियर। तो बेसिकली सितंबर का रिटर्न जाता है 20 अक्टूबर, तो 20 अक्टूबर या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर आपकी आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट हो जाएगी। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने एग्जाम्पल लेके पूरे के पूरे केसेस समझा भी दिए थे। आखिरी एक और शर्त दी हुई है सेक्शन 16 के अंदर, आप उधार माल पे आईटीसी ले सकते हो, उधार माल पे आईटीसी ले सकते हो, लेकिन पैसा देना पड़ेगा कितने दिन के अंदर, 180 दिन के अंदर। अगर पैसा नहीं दिया तो क्रेडिट ब्याज के साथ वापस करनी पड़ जाएगी, 18% का ब्याज के साथ क्रेडिट वापस चुकानी पड़ जाएगी। वो वापस तब ले पाओगे जब पैसा दे दोगे। मतलब आप पहले क्रेडिट ले लो, उधार माल खरीदा है, पता है 2-3 महीने पेमेंट कर दूंगा, क्रेडिट ले लो, शर्त है 180 डेज में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपने 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, देन यू हैव टू रिवर्स योर क्रेडिट, यू हैव टू रिवर्स योर आईटीसी, आपको आईटीसी वापस से रिवर्स करनी पड़ जाएगी। आ रही है बात समझ में? इसमें 3 एक्सेप्शंस हैं जब आपको 180 दिन में पेमेंट नहीं करना। पहला तो आरसीएम में, अगर आपने ही सरकार को टैक्स भरा है और आप ही उसकी आईटीसी मांग रहे हो, तो सरकार को इस बात का प्रूफ चाहिए ही नहीं कि सामने वाले को आपने पेमेंट किया नहीं किया। आप खुद ही टैक्स भर के खुद ही आईटीसी मांग रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब आरसीएम वालों को 180 दिन वाला क्लॉज नहीं लगता है। दूसरा, अगर सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है, आपने किसी अपनी ब्रांच से क्रेडिट बिल बुलवाया,
ब्रांच से सामान आया तो सामने वाले ने बिल दिया, आपने उसकी आईटीसी ले ली। अब सामने वाली ब्रांच तो आप ही की कंपनी की है, आप उसको पेमेंट मत भी करो तो भी आप उसकी आईटीसी ले सकते हो। ब्रांच ट्रांसफर में आईटीसी अलाउड है। तीसरा, आपने बुक एडजस्टमेंट के चक्कर में उसको पेमेंट ना करके पेमेंट किसी और को कर दिया है। अगर आपने किसी और थर्ड पार्टी को पेमेंट उसके बिहाफ पे कर दिया, उसने बोला मेरा जो पेमेंट ड्यू है वो इसको कर देना, तो मैंने बुक एडजस्टमेंट करवा के उसको करवा दिया, तो मेरी तरफ से तो पेमेंट चला गया ना, सामने वाले को मिला या किसी और को मिला, मैंने तो अल्टीमेटली पे कर दिया है। तो अल्टीमेटली इस केस में भी आपको 180 दिन वाला क्लॉज लगाने की ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा, 180 दिन वाले क्लॉज के लिए 3 चीज़ें एक्सेप्शन में आएगी। जी सर। क्रेडिट टर्म्स कुछ भी हो, अगर 180 दिन से ज़्यादा है तो आप बेवकूफ़ हो जो आईटीसी लेके बैठे हुए हो, क्योंकि आप आईटीसी ले लोगे बाद में ब्याज के साथ वापस करनी पड़ जाएगी, तो वेट कर लो, है ना। लेकिन अगर हाँ वो टाइम लिमिट को एक्सपायर हो रहा है तो लेके फिर रिवर्स कर दो, क्योंकि रिवर्सल करने के बाद वापस लेने में टाइम लिमिट नहीं लगती है। ध्यान रखना, टाइम लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन री अवेलमेंट। एक बार पेमेंट फेलियर पे आपने रिवर्स मार दी, अब आप उसको बाद में सितंबर के बाद अक्टूबर के बाद भी क्लेम कर सकते हो। री अवेलमेंट में टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होती है। ठीक है साहब। अब आते हैं सेक्शन 17(5) पे, जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है साहब। 18% ब्याज कब से लगेगा? जब से आईटीसी ली थी भैया, तब से लगेगा। जब से आईटीसी क्लेम करके बैठे थे तब से आपको 18% की इंटरेस्ट के साथ वापस रिवर्स करना पड़ेगा। ओके साहब। अब आते हैं हम 17(5) पे एंड 17(5) टॉक्स अबाउट दी ब्लॉक क्रेडिट, और इस पे क्वेश्चन बनने के चांस सबसे ज़्यादा है। तो सुनिए साहब, पहला है गाड़ी को लेके बात कर लेते हैं। चलो, पहली बात, कौन सी गाड़ी पे ब्लॉकेज नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं बता दूं, बसेस पे नहीं है, ट्रक पे नहीं है, ट्रैक्टर पे नहीं है, बुलडोजर पे नहीं है, क्रेन पे नहीं है, स्पेशल मोटर व्हीकल पे नहीं है, किसी पे नहीं है। इन सब की आईटीसी हमेशा अलाउड है। सरकार का मोटिव है पर्सनल यूज वाली गाड़ियों की बात कर रहे हैं। तो सर हम ट्रक खरीद के पर्सनल यूज कर रहे हैं, कर लो, कर दो। घर के बाहर गाड़ी पार्क करके रोज, बोले खाई में आ रहे हैं सब, ट्रक में आ रहे हैं, बोले सिग्नल पे खड़े हैं, ट्रक फंस गया हमारा, है ना। तो आपको करना है तो कर लो। ट्रक पे अलाउड है, बस में अलाउड है, ट्रैक्टर खरीद लो, पर्सनल यूज के लिए चलेगा। ट्रैक्टर अलाउड है, क्रेन खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। बुलडोजर से आओ, आपकी इच्छा है, जेसीबी चलाता हूँ सब, कोई सामने आता है सीधे उड़ा देता हूँ, आपकी इच्छा है, आपको आईटीसी मिलेगी। इन सब की आईटीसी, घोड़े से आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आईटीसी मिलेगी। अब मेन पॉइंट क्या है? लिसन वेरी केयरफुली। ओनली दोज मोटर व्हीकल्स हैविंग द कैपेसिटी नॉट मोर देन 13 पैसेंजर्स। सो ट्रक पे अलाउड है, लॉरीज पे अलाउड है, सिर्फ पैसेंजर कैपेसिटी 13 से कम है तो अलाउड नहीं है। वो भी किन किन को अलाउड है मैं बता दूं सर, जिनका गाड़ियों का स्टॉक रहता है, मतलब जो गाड़ियों का खरीदी बिक्री का काम करते हैं, उनको अलाउड है। टैक्सी वालों को अलाउड है क्योंकि उनके लिए तो गाड़ी ही मेन कंटेंट है। ड्राइविंग स्कूल्स वालों को अलाउड है क्योंकि वो गाड़ियों का ही मेन काम करते हैं, तो ये लोग ले सकते हैं। इन लोगों को गाड़ियों का क्रेडिट मिलता है। पर बाकी एक नॉर्मल पर्सन चाहे गाड़ियों का बिजनेस यूज़ कर रहा हो तो भी उसको आईटीसी नहीं मिलती है। सर मैंने एक कार खरीदी एम्प्लॉयज़ के ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़ के लिए, क्या मुझे उसकी आईटीसी मिलेगी? जी नहीं, जी नहीं। नाटा सर आज 4 गाड़ियाँ खरीद ले, बोले सर सारी फैकल्टी उसी से आएगी जाएगी, क्या उसकी आईटीसी मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। बिजनेस यूज़ के लिए खरीदी गई गाड़ियों की आईटीसी नहीं मिलती है अगर 13 पैसेंजर से कम की वाली गाड़ियां हैं। सिर्फ आपका गाड़ियों का ही काम है तो मिलेगा, या आप गाड़ी से आगे कस्टमर को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हो तो मिलेगा, या आप ड्राइविंग सिखा रहे हो तो मिलेगा, अदरवाइज गाड़ियों का नहीं मिलेगा। सेम एयरक्राफ्ट और वेसल में भी यही लगता है। अगर आप कोई एयरक्राफ्ट पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहे हो, बिजनेस यूज़ के लिए खरीद रहे हो, जैसे अंबानी साहब ने सब रिलायंस के नाम पे अपना प्राइवेट जेट खरीद लिया, रिलायंस के नाम पे खरीदा है क्योंकि अंबानी जी उसी से सब जगह मीटिंग अटेंड करने जाते हैं, तो अब उस पर आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन ये इंडिगो अपना जेट खरीदेगी तो उस पर आईटीसी मिलेगी। लेकिन अंबानी साहब ने चाहे बिजनेस पर्पस के लिए जेट खरीदा हो, उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। आ रही है बात समझ में? वो कॉस्ट में ऐड करके उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, पर उसके पे की गई जीएसटी की आईटीसी तो नहीं मिलेगी, ब्लॉक्ड है।
तो ये सब लोग यही करेंगे। आज मान लो नाटा सर ने एक गाड़ी खरीदी एकेडमी के नाम पे, तो इनकम टैक्स में तो अलाउड है डेप्रिसिएशन लेना, तो गाड़ी की ओवरऑल कॉस्ट पे आप डेप्रिसिएशन ले लोगे, क्योंकि आपको पता है मुझे गाड़ी के ऊपर कोई क्रेडिट मिलने वाली तो है नहीं, तो उसके टैक्स को आप कॉस्ट बना के उसके ऊपर पूरा का पूरा ग्रॉस ब्लॉक में ऐड करके सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, बिल्कुल अलाउेबल है, एडमिसिबल रहेगा वो। बहुत बढ़िया साहब, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बात, गाड़ियों की क्रेडिट नहीं मिल रही ना, तो गाड़ियों के इंश्योरेंस और मेंटेनेंस की क्रेडिट भी नहीं मिलेगी। मतलब अगर गाड़ी पे आईटीसी अलाउड है तो उसके इंश्योरेंस मेंटेनेंस पे आईटीसी अलाउड है, अगर गाड़ी पे आईटीसी डिसअलाउड है तो उसके इंश्योरेंस और मेंटेनेंस में भी आईटीसी डिसअलाउड है। पर हाँ, अगर आपका इंश्योरेंस का ही बिजनेस है या आप गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो हम आपको उसके इंश्योरेंस और मेंटेनेंस पे भी आईटीसी दे देंगे, क्योंकि जो गाड़ियों का मैन्युफैक्चर है वो अगर गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रहा है तो वो तो अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करा रहा है, उसको तो उसकी आईटीसी मिलनी चाहिए। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी अगर इंश्योरेंस और मेंटेनेंस सर्विस ले रही है तो वो तो उनका मेन बिजनेस है, तो उसको भी उनकी आईटीसी मिलनी चाहिए। तो नॉर्मल पर्सन को गाड़ी की आईटीसी नहीं मिलती, उसके इंश्योरेंस मेंटेनेंस की आईटीसी भी नहीं मिलती है। बताओ, नाटा एकेडमी ने बस खरीदी, उसकी आईटीसी अलाउड है या नहीं है? नाटा एकेडमी की बस है, उसकी आईटीसी अलाउड है या नहीं है? अलाउड है, अलाउड है, क्योंकि वो 13 पैसेंजर से ज़्यादा वाली गाड़ी है, तो वहाँ पे कोई डिसअलाउंस है ही नहीं। 13 से कम होती तो फिर डिसअलाउंस हो जाता। आ रही है बात समझ में? वेरी नाइस। अगला वाला, आपको ये फोटोग्राफ याद है? मैंने बताया था इस फोटो को देख के आपको 5-6 इस फोटो को देख के आपको 5-6 अलग अलग सर्विसेज नजर आ जाएगी। क्या क्या याद आ रहा है आपको? उसके अलावा और क्या क्या याद आ रहा है आपको? खाना याद आ रहा है? फूड, बेवरेजेस, केटरिंग, है ना, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी, फिटनेस, मेंबरशिप ऑफ जिम, मेंबरशिप ऑफ फिटनेस सेंटर, ये तो, और एक और था लीव ट्रैवल कंसेशन और एम्प्लॉय वेकेशन, है ना। तो ये 5-6 तो ये हो गए, 5-6 तो ये हो गए। उसके अलावा इसमें और क्या आ जाएगा? एक और था लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और एक था रेंटिंग ऑफ ए मोटर व्हीकल। अब इसमें सिर्फ 2 एक्सेप्शन है, सुनना क्या है? या तो आपका यही बिजनेस है, सर मेरा खाने खरीदने का काम क्यों पड़ता है? क्योंकि हम खाना आगे बेचते हैं साहब, इसलिए मैं खाना खरीदता हूँ, मिलेगा। सर मेरा ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने का काम क्यों पड़ता है? क्योंकि मेरा पार्लर है साहब, तो मिलेगी। लेकिन आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या अपने ऑफिस कंजम्पशन के लिए इन सब चीज़ों को यूज़ करोगे तो हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट, सर एक फैक्ट्री ने कैंटीन खोला है अपने यहाँ पे वर्कर्स के लिए, क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है कि वर्कर्स को कैंटीन देना पड़ेगा। तो बताओ मिलेगी या नहीं मिलेगी आईटीसी? मिलेगी, क्योंकि अब कहाँ बाइंड हो गए आप? स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन आ गया। तो अगर लॉ ऑब्लिगेशन है तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कैंटीन, इन सब की आईटीसी फिर आपको मिल जाएगी। आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये भी बहुत काम का है, कंस्ट्रक्शन। पहले एक चीज समझ लो, सरकार ने क्लियर बोल रखा है हमें रिपेयर से आपत्ति नहीं है। आप रिपेयर करवा लो अपने घर में, सॉरी घर में नहीं, ऑफिस में, आप रिपेयर करा लो अपनी फैक्ट्री में। अगर आपने खर्चे को कैपिटलाइज नहीं किया तो हम आपको आईटीसी पूरी देने को तैयार हैं, कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा सिर्फ तब है जब आपने खर्चे को क्या किया है, मतलब आपने रिपेयरिंग नहीं करवाई, आपने क्या किया? कैपिटलाइजेशन किया है, आपने उसे असेट्स में कैपिटलाइज किया है। हम तब आप पे आपत्ति उठाएंगे। अगर आपने पीएनएल में डेबिट किया है तो आपत्ति है ही नहीं, मतलब वो कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन से ही बाहर है अगर आप पीएनएल में डाल रहे हो। तो पहली बात, ब्लॉकेज सिर्फ तब अराइज होगा जब आपने क्या किया है? उसको कैपिटलाइज किया। अब सर कैपिटलाइज किया है तो कब अलाउड है कब नहीं? अगर प्लांट एंड मशीनरी में कैपिटलाइज किया है तो अलाउड है, लेकिन इसके अलावा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में कैपिटलाइज किया है तो अलाउड कहाँ कैपिटलाइज होना चाहिए? प्लांट एंड, तो हम परमिट कर देंगे आईटीसी। अदरवाइज कंस्ट्रक्शन की आईटीसी सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का बेस तैयार करने के लिए जो की जाता है उसकी मिलती है। और कोई ऑफिस बना रहे हो, फैक्ट्री का शेड बना रहे हो, कोई लैंड बना रहे हो, कोई बिल्डिंग तैयार कर रहे हो, या टेलीकम्युनिकेशन टावर खड़ा कर रहे हो, या आउटसाइड फैक्ट्री पाइपलाइन फिट कर रहे हो, हम उसे प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानते, हम उस पर की गए कैपिटलाइज की कोई आईटीसी नहीं देंगे। वापस बोल रहा हूँ, पहली बात, खर्चा पीएनएल में डाला है तो आईटीसी हमेशा मिलेगी।
अगर आपने खर्चा कैपिटलाइज किया है, मतलब आपने कंस्ट्रक्शन किया है, तो आईटीसी सिर्फ तब मिलेगी जब प्लांट एंड मशीनरी पे कैपिटलाइज होना चाहिए। अगर आपने किसी और असेट्स पे कैपिटलाइज किया है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, तो हम उस कैपिटलाइज्ड अमाउंट के ऊपर लगे गए टैक्स की कोई आईटीसी नहीं देंगे। कॉस्ट मान लो, हम उसको कोई आईटीसी देने वाले नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी में लैंड, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पाइपलाइन फिटिंग आउटसाइड द फैक्ट्री और टेलीकम्युनिकेशन टावर नहीं आता है, तो इन पे किए गए खर्चे की कैपिटलाइजेशन पे आईटीसी नहीं मिलती है। ये एक और इंपॉर्टेंट बात है। एक और ध्यान रखना, सर अगर मैं भी वर्क कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैंने किसी से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेके आगे दिया, मतलब मैंने सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दी, तो बताओ मुझे उसकी आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऑफ कोर्स मिलेगी, क्योंकि मैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग करूंगा तो मुझे आईटीसी उसकी डेफिनेटली मिलेगी। और अगर मेरा काम ही कंस्ट्रक्शन करने का है, साहब मैं आगे कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा हूँ, मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहा हूँ, तो बताओ कंस्ट्रक्शन के सामान की आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऑफ कोर्स मिलेगी। अगर आईटीसी होगी तो डेफिनेटली उसकी भी आईटीसी आपको मिलेगी। बहुत बढ़िया। अब ये एग्जाम्पल्स के बाद मिसलेनियस में थे 4-5। एनआरटीपी नहीं मिलता, सिर्फ उसको इंपोर्ट पे मिलती है। गुड्स अगर यूज होने से पहले खराब हो गए तो उसकी आईटीसी नहीं मिलती। फ्री गिफ्ट कर दिया, सैंपल दे दिया, सप्लाई नहीं है, जब सप्लाई नहीं है तो हम आपको आईटीसी कैसे दे सकते हैं? नहीं मिलेगी। या आपने टैक्स इवेजन के बाद में डिमांड नोटिस में टैक्स भरा है, मतलब आप टैक्स चोरी करके बैठे थे, बाद में टैक्स नोटिस आया और आपको भरना पड़ रहा है, तो हम उसकी आईटीसी आपको नहीं देंगे। तो ये वो रीजन है जिस कारण आपको आईटीसी नहीं दी जाती है। बताओ सबको समझ में आ गया? वेरी नाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांस है कि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब 17, 1, 2, 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें सिर्फ एक चीज़ काम की जो ध्यान रखनी है कि अगर आपको लेनी है क्रेडिट तो आगे आपकी सप्लाई क्या होनी चाहिए? टैक्सेबल। अगर आगे आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो क्या आप परचेज पे दिए गए टैक्स की आईटीसी ले सकते हो? तो हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये लोग एग्जाम सप्लाई करते हैं, तो ये परचेज पे दिए गए आईटीसी, परचेज पे दिए गए टैक्स की आईटीसी नहीं ले सकते, इनको कॉस्ट मानना पड़ता है। कंपोजिशन वाला नहीं ले सकता, तो ये सब लोग आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो एग्जाम सप्लाई करने वाले को आईटीसी नहीं मिलती है, टैक्सेबल सप्लाई करने वाले को ही सिर्फ आईटीसी मिलती है। इसमें मेन कैलकुलेशन रूल 42-43 था, वो आपके सिलेबस से हट गया है, तो वो काम की बात नहीं है। एक बैंक वाला ध्यान रखना है, सर बैंक की एक तो होती है बैंक चार्जेस, वो तो टैक्सेबल है, लेकिन बैंक का ब्याज, बैंक जो इंटरेस्ट लेता है लोन पे, वो तो बैंक का भी तो आधा सप्लाई टैक्स, बहुत सारा सप्लाई टैक्सेबल हो गया और बहुत सारा सप्लाई, तो उन्होंने बैंक को एक ऑप्शन दिया है, छोड़ो टर्नओवर का प्रपोर्शन, तुम तो ये मान के चलो जितना तुम्हारा एलिजिबल आईटीसी है, हम मान लेते हैं आधा एग्जम्प्ट का है, आधा टैक्सेबल का है, आधा ले लेना और आधा छोड़ देना। तो अगर बैंक 1 लाख रुपए की टैक्स पे कर रही है, 1 लाख रुपए की उसकी एलिजिबल आईटीसी है, तो 50,000 का क्रेडिट लेगी और 50,000 का क्रेडिट छोड़ देगी। वो ये मान रहे आधा टर्नओवर बैंक का इंटरेस्ट का होता होगा, आधा टर्नओवर बैंक का और दूसरा होता होगा। तो एक फ्लैट ऑप्शन दिया है बैंक को 17(4) के अंदर कि आधा आईटीसी ले लो और आधा आईटीसी छोड़ दो। तो ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, लेकिन इसमें ध्यान रखना अगर बैंक का ब्रांच ट्रांसफर है तो आप पूरा 100% आईटीसी ले सकते हो। मतलब जो फ्लैट आधा छोड़ना है आधा लेना है वो बाहर वालों के लिए, एक बैंक अपना ही बैंक का ब्रांच ट्रांसफर हो रहा है तो वहाँ एक का पूरा बिल का आईटीसी अगले बैंक को पूरा का पूरा मिल जाएगा। लेकिन आज बाहर से मैं सर्विस ले रहा हूँ, बाहर से कोई भी परचेज कर रहा हूँ, तो बैंक आधा आईटीसी लेगा और आधा आईटीसी छोड़ देगा। ये बैंक के लिए ऑप्शन है 17(4) के अंदर। इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन बन सकता है, बढ़िया है। बाकी सबसे ज़्यादा चांस तो 17(5) का बनता है, सबसे ज़्यादा चांस 17(5) है। खूब सारे क्वेश्चन दिए क्वेश्चन बैंक के अंदर, 12 से 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक के अंदर, 17 और 16 के ऊपर, 16 और 17 के ऊपर बहुत ज़्यादा चांस है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। अब इसके बाद आता है लास्ट सेक्शन, वो है सेक्शन नंबर 18, जो कि बोलता है कि स्पेशल केस में कब आईटीसी मिलेगी और कब आईटीसी नहीं मिलेगी। यश पूछ रहा है सर अगर हम सोलर परचेज करेंगे तो उसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सोलर परचेज काय के लिए कर रहे हो? घर के लिए कर रहे हो तो नहीं मिलेगा। अगर ऑफिस यूज़ के लिए कोई सोलर प्लांट लगाया है सब लाइट के लिए, तो उसकी आईटीसी आपको मिल जाएगी क्योंकि बिजनेस यूज़ है और कहीं भी ब्लॉकेज नहीं है। अगर ब्लॉकेज नहीं है और बिजनेस यूज़ है तो बताओ आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी, कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता है। चले अब 18(1)(2) मतलब आप मंदिर से बाहर आ रहे हो, बाहर आ रहे हो मतलब आपको आईटीसी मिलेगी। अभी तक आप जीएसटी के दायरे में नहीं थे, लेकिन अब आप जीएसटी के दायरे में
आ गए हो, आप मंदिर के अंदर प्रोटेक्टेड थे, शैतान की नज़र आप पे नहीं पड़ी थी, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के बाहर आए आपकी नज़र, आपके ऊपर शैतान की नज़र पड़ गई। शैतान कौन हो गया यहाँ पे हमारा? जीएसटी। तो जीएसटी की नज़र आप पे पड़ी और बोला कि तू तो अब टैक्सेबल है, तो उसने बोला चलो चलते हैं, लेकिन मेरे को चप्पल तो पहन लेने दो। मतलब मैं क्या ले सकता हूँ अब? आईटीसी ले सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे आगे क्या देना है? टैक्स पे करना है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं नया रजिस्ट्रेशन लेता हूँ, या फिर मैं कंपोजिशन से बाहर आता हूँ, या फिर मेरी सप्लाई एग्जम से टैक्सेबल हो जाती है, तो सरकार मुझे उसकी आईटीसी देगी, स्टॉक पे भी देगी और कैपिटल गुड्स पे भी देगी। पर ध्यान रखना, नए रजिस्ट्रेशन में सिर्फ आईटीसी स्टॉक की मिलती है, जबकि अगर आप स्विच ओवर कर रहे हो, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, कंपोजिशन से बाहर आ रहे हो या एग्जाम से टैक्सेबल हो गया, तो आपको न केवल स्टॉक की मिलेगी, स्टॉक के साथ साथ आपको किसकी मिलेगी? कैपिटल गुड्स की। पर क्या पूरी दे देंगे क्या? सर जितने टाइम तक एग्जाम में यूज किया उसका हटाना तो पड़ेगा। तो कितना, क्या रेट याद रखना है आपको? 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। अगर 2.5 क्वार्टर यूज किया तो 15% होगा, 1.5 क्वार्टर यूज किया तो 10% होगा, और आधा क्वार्टर यूज किया तो 5% होगा। मतलब कैपिटल गुड्स के ऊपर 5% पर क्वार्टर और पार्ट की हटा के जो आईटीसी है वो आप स्विच ओवर करते समय या एग्जाम टैक्सेबल होगा तब ले सकते हो। स्टॉक पे तो सब में केस में ले सकते हो, लेकिन इन केस ऑफ स्विच ओवर और एग्जाम बिकम टैक्सेबल आप कैपिटल गुड्स पे भी ले सकते हो 5% यूज करने के बाद। बताओ समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अब इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, आप आईटीसी लेना चाहते हो ना, क्योंकि शैतान की नज़र आप पे पड़ चुकी है, तो 1 साल तक के ही बिल पे ले सकते हो। मतलब अगर आपके पास 2-2, 3-3 साल पुराना स्टॉक और कैपिटल गुड्स पड़ा है तो सरकार आपको उसके ऊपर आईटीसी नहीं देगी। मतलब आपने जो मशीन खरीदी हुई होनी चाहिए या आपने जो स्टॉक खरीदा होना चाहिए, किससे पुराना नहीं होना चाहिए? 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 1 साल से पुराना हुआ तो उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं दी जाएगी। फॉर्म नंबर लिखा है और इसमें 2 लाख से ज़्यादा का आईटीसी चाहिए तो फिर सर्टिफिकेट लगता है सीए का या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट का। ये 18 सबसेक्शन 1 और 2 हो गया। अगला है मंदिर में जा रहे हो, मतलब आप शैतान से बच के मंदिर में जा रहे हो, मतलब आप जीएसटी के दायरे से बाहर आ रहे हो, तो आपको आईटीसी लेनी है या छोड़नी है? छोड़नी है, मतलब रिवर्सल करना पड़ेगा। और रिवर्सल 3 केस में होगा, या तो आप कैंसिल करा दो जीएसटी नंबर तो आप शैतान के दायरे से बाहर हो गए, या फिर आप कंपोजिशन में घुस जाओ तो आप प्रोटेक्टेड हो गए, या फिर आपकी सप्लाई टैक्सेबल से एग्जम्प्ट हो जाए तो भी आप प्रोटेक्टेड हो गए। इन तीनों केस में आपको आईटीसी वापस करनी पड़ेगी। पर कैसे? सर स्टॉक पे तो आईटीसी करनी है, कैपिटल गुड्स में तीनों केस में आईटीसी रिवर्स करनी है, पर यहां पे 60 महीने की लाइफ मान के करना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर सरकार आपसे आईटीसी छीन रही है बिकॉज ऑफ कैंसिलेशन और कंपोजिशन में जा रहा हूं इसलिए, या फिर मेरा टैक्सेबल एग्जम्प्ट हो गया, तो कैपिटल गुड्स पे रिवर्सल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन 60 महीने की लाइफ मान के। मतलब अगर 60 में से मान लीजिए 15 महीने मैंने यूज़ कर लिया तो आपको 40 मंथ्स की, जो 45 मंथ्स की जो आईटीसी अनयूज्ड है वो वापस करनी पड़ेगी। मतलब जितना टाइम आपने असेट्स को अभी तक यूज़ नहीं किया है उतने की आईटीसी आपको वापस देनी पड़ेगी। तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ की आईटीसी सरकार को प्रपोर्शनेट बेसिस पे रिवर्स मार दो। तो अगर मैंने 11 महीने और 15 दिन यूज़ कर लिया, मतलब 12 महीने की ले लो, 48 महीने की, 48 मंथ्स की वापस कर दो। याद रहेगी बात? तो ध्यान रखना, 18, 4 और 5 में मंथ वाइज कैलकुलेशन है, 18, 1 और 2 में क्वार्टरली लेना है तो क्वार्टरली माइनस करके लो, वापस देना है तो मंथली प्रपोर्शन करके रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो बच गई है उसकी वापस कर दो। ये ध्यान रखना। फॉर्म नंबर ITC 03 है और यहाँ पे कंपलसरी CA और CMS सर्टिफिकेट लगता है। इन एनी केस आपको CA CMS सर्टिफिकेट लगाना ही पड़ेगा। ये है 18, 4 और 5। अब 18, 3 बहुत ईजी था। क्या था इसमें? बहुत ईजी। मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूँ किसी को, या कंपनीज मर्ज हो रही है, तो जिनके पास जो आईटीसी के बैलेंस होंगे उनका क्या होगा? लैप्स हो जाएंगे या आगे अगले को मिल जाएगा? अगले को ट्रांसफर हो जाएगा। ये है ट्रांसफर ऑफ आईटीसी का क्लॉज। और ध्यान रखना, मर्जर, सेल, डीमर्जर, अमलगमेशन या सेल ऑफ बिजनेस में आप अगले पर्सन को आईटीसी ट्रांसफर कर सकते हो। आपके पास जो अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ आईटीसी और नेक्स्ट पर्सन को चला जाएगा। फॉर्म है ITC 02। कंडीशन क्या है?
सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए, और अगर डीमर्जर होता है तो असेट्स के रेशियो में आपको आईटीसी फिर दो डीमर्ज्ड कंपनी के अंदर बांटनी पड़ेगी। ये है 18 सबसेक्शन 3, और आईटीसी का लास्ट क्लॉज है 18 सबसेक्शन 6, जो ये बताता है कि अगर आप कैपिटल असेट्स बेचते हो तो चाहे विद कंसिडरेशन बेचो विदाउट कंसिडरेशन बेचो, अगर आईटीसी क्लेम की है तो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। अमाउंट कितना है सुनो, टैक्स ऑन द सेल वैल्यू और टोटल आईटीसी क्लेम्ड माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ विच एवर इज हायर। मतलब 5 साल के पहले निकाला तो 5 जो आईटीसी आएगा वो -5% विच एवर इज हायर, या सेल विच एवर इज जो भी हायर होगा वो टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने 5 साल बाद बेची तो ऑफकोर्स ये वाला अमाउंट जो नीचे वाला है आईटीसी -5% वाला वो बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 5 ईयर हो जाएंगे ना तो 5% का 20 क्वार्टर का हटा के तो 100% अपने आप हो जाएगा, तो फिर टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ही रहेगा। लेकिन 5 साल के पहले बेचोगे तो दोनों में से जो हायर होगा वो अमाउंट आपको कैपिटल एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करते समय देना पड़ेगा। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, और जीएसटी में आईटीसी के बाद आई थिंक एक और इसमें क्लॉज था यार, मैं बताता हूँ क्या क्लॉज था। अगर टूल्स, मोल्ड्स, डाइज, रीफैक्ट्री ब्रिक्स, जिग्स या इस तरह की चीज़ों को स्क्रैप की तरह बेचा है तो वहाँ पे फिर 5 साल की लाइफ काउंट जितने में बेचा है सिर्फ उस पर टैक्स पे कर देना, वहाँ पे 5 ईयर का 5% कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंज्यूमेबल आइटम है, 5 साल तक वैसे भी चलने वाले नहीं है। ये हमारा हो गया एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज आईटीसी। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज रिटर्न्स। अब कोई ब्रेक की जरूरत है, फालतू बातें मत करो, चले साला तुमको सुनना है तो तुमको ब्रेक चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगला टॉपिक, और ये आई थिंक अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रिटर्न्स। रिटर्न्स, ठीक है। अब रिटर्न्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मेन है, क्या क्या ध्यान रखना है, वो अब हमें फोकस करना है। तो नाउ वी कैन टॉक अबाउट द रिटर्न टॉपिक। चलिए देखिए, सबसे पहला जो रिटर्न है उस रिटर्न का नाम है GSTR1, दैट इज रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, GSTR1। अब ये जो 1 है ये एक्चुअली सेल का रिटर्न है। हम जो भी सेल कर रहे हैं हर महीने या क्वार्टरली, उसे हमें जीएसटी, मैडम डिस्टर्ब नहीं करना है। क्यों देखेंगे आपको सब, कौन देख रहा है भैया, क्या हो गया, क्यों सिद्धि, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। चलिए फोकस करो, तो सीधा, बिल्कुल सीधा, आवाज़ बिल्कुल बंद। और अपन क्या टेडी बियर बना के बैठेंगे क्या, बैग को किताब निकालो ना अंदर से कुछ, तो टेडी बियर बना के बैठ गए, वाओ, ठीक है। चलिए मुद्दे पे आते हैं, देखिए बढ़िया, एकदम हक करके बैठ गए, बिल्कुल मस्त। चलिए पॉइंट पे आते हैं और देखिएगा, सेक्शन 37 इट टॉक्स अबाउट GSTR1, दैट इज रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। अब पहली बात, कौन भरेगा सर, एक रेगुलर टैक्स पेयर। NRTP, कंपोजिशन, OIDR, ई कॉमर्स, UIN और TDS कलेक्टर ये रिटर्न नहीं भरेंगे, इनके लिए अलग रिटर्न है इसलिए, ठीक है। अब ये रिटर्न की ड्यू डेट काम की यार, सब ड्यू डेट बहुत अच्छे से याद रखना, वो लोग आपसे ऑब्जेक्टिव में ड्यू डेट्स पूछ सकते हैं। ड्यू डेट्स क्या है, ध्यान से देखो, आपने अगर QRMP स्कीम ली है, कौन ले सकता है QRMP स्कीम, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। अगर आपने QRMP स्कीम ली है तो आपको GSTR1 भरना है क्वार्टरली 13 तारीख तक, अगले महीने की 13, अगले क्वार्टर की 13 तारीख तक। और अगर आपने मंथली स्कीम ली है तो आपको GSTR1 भरना है हर महीने अगले महीने की 11 तारीख तक, ठीक है साहब। ये पता है इतना वियर्ड क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आ चुका है, इतना बेसिक क्वेश्चन, क्या GSTR1 मंथ खत्म होने से पहले भी फाइल हो सकता है? 2 केस में, या तो आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है बिकॉज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाता है, या धंधा बंद हो जाए, इन 2 केस में आप मंथ खत्म होने से पहले भी GSTR1 भर सकते हो। एग्जाम में ऐसा चिंदी क्वेश्चन 2 बार आ चुका है अभी तक कि GSTR1 क्या मंथ क्लोजर के पहले भरा जा सकता है। जी हाँ, 2 केसेस के अंदर ही भरा जा सकता है। अब GSTR1 में गलती हो जाए
तो रेक्टिफाई करने की टाइम लिमिट वही है, वो आईटीसी वाली। अगले साल के सितंबर महीने का जो रिटर्न जाएगा उसमें जो जो गलतियां हैं वो सब आप ठीक कर सकते हो, मतलब वहां तक जो गलती सुधारनी है वो गलती और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक सुधार सकते हो। ठीक है, जीएसटीआर वन के कंटेंट जितने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार मॉड्यूल से देख लेना। मेनली उसमें सेल है, B2B, B2C लार्ज, उसके अलावा एक्सपोर्ट इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, उसके अलावा आता है एडवांसेस का एडजस्टमेंट, उनके अमेंडमेंट जितने भी वो सब कवर हो जाते हैं, HSN कोड और साथ में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, ये सब जीएसटीआर 1 के कंटेंट्स है साहब। अब मैंने बताया था जीएसटीआर 1 में अगर आप सेल डालोगे तो सामने वाले के आईटीसी कौन से रिटर्न में दिखेगा, जीएसटीआर 2B, वो उस बेस पे 2B जो है उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है। 2A भी होता है, 2B भी होता है। अब दोनों में फर्क क्या है वो बता देता हूँ। 2A और 2B दोनों में आपको परचेज दिखेगी, बट 2A सामने वाला जब डालेगा वो रियल टाइम बेसिस पे चेंज होता रहता है, और 2B रिजिड है। रिजिड है मतलब ये एक पर्टिकुलर डेट को ही जनरेट होगा और उस पूरे महीने के लिए यही रहेगा। तो अगर मान लो मैंने 11 तारीख को उसमें सेल चढ़ाई, तो उसको 14 तारीख को जो 2B दिखेगा, अब वो उसके आईटीसी क्लेम कर सकता है। अब वो पिछले महीने का बिल हो तो भी इधर ही दिखेगा, जब मैं अपलोड करूंगा उसी महीने में 2B दिखता है, जबकि 2A में जब ओरिजिनल इनवॉइस का डेट था उस महीने में शिफ्ट हो जाता है। तो मान लो मैंने 3 महीने पुराना बिल गलती से अब अपलोड किया, तो 2B में इस महीने दिखेगा और 2A में वहीं दिख जाएगा जिस महीने का वो एक्चुअली इनवॉइस था। तो सरकार आईटीसी 2A से नहीं देती, सरकार आईटीसी 2, क्योंकि सामने वाले ने तो अब टैक्स भरा ना, तो आईटीसी भी उसको इस महीने मिलेगी, चाहे वो बिल 3 महीने पुराने ही क्यों ना हो। तो 2B के हिसाब से आईटीसी मिलती, ना कि 2A के हिसाब से। बहुत बढ़िया। अब ये मैंने एग्जाम्पल लेके आपको पूरा समझाया था, जुलाई का, अगस्त का क्या होगा, मंथली, क्वार्टरली। अब सुनना, एक और इंटरेस्टिंग चीज थी इसके अंदर। एक आपको याद हो तो एक पॉइंट हमने पढ़ा था, IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। आई थिंक वो मॉड्यूल में मैंने मार्क करवाया था IFF फैसिलिटी का, पर बताया हूँ क्या होता है। जैसे मान लो, हाँ मैं आपको बताता हूँ क्या है, सुन लेना एक मिनट। मैं हूँ मंथली वाला और नीचे जो फोटोकॉपी वाले भैया हैं वो क्वार्टरली वाले हैं फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने तो मंथली सेल करनी है और मंथली टैक्स भरना है, सामने वाला बंदा मेरे नाम पे बिल कब चढ़ा रहा है, क्वार्टर एंड में, तो मेरे को तो 3 महीने तक उस चीज़ की आईटीसी, मान लो अभी हो रहा है अक्टूबर, फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर मंथ में मैंने फोटोकॉपी का बिल लिया, अब भाई साहब उसका रिटर्न भरेंगे जनवरी में, क्योंकि वो तो क्वार्टरली ऑप्शन के अंदर है, और मैं तो इसका रिटर्न नवंबर में ही भर दूंगा, तो मुझे तो आईटीसी नवंबर में चाहिए, जबकि साहब रिटर्न कब भरेंगे। तो मैं क्या 2 महीने तक इस फोटोकॉपी बिल पे आईटीसी नहीं लूँ, गलत है। तो उन्होंने बोला फोटोकॉपी वाला रिटर्न न भरे, सिर्फ अपने जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड कर दे, टैक्स भी उसका भी नहीं भरे, टैक्स भी बाद में ही भरेगा, लेकिन सिर्फ क्या करे, जीएसटीआर 1 में उसका इनवॉइस अपलोड कर दे, तो भी मुझे उसको 2B में दिख जाएगा और मैं उसकी क्या क्लेम कर सकता हूँ, आईटीसी। इसको बोलते हैं IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। पर पहली बात, हर महीने 50 लाख रुपए तक के ही IFF में बिल दिए जा सकते हैं। मतलब हर महीने जो IFF में बिल डालने की लिमिट है वो कितने तक की है, 50 लाख रुपए तक की है। मतलब पहले और दूसरे महीने में आप 50 और 50 लाख तक के बिल IFF फैसिलिटी के अंदर, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर डाल सकते हो। वो मैंने आपको ऑलरेडी पूरा का पूरा मॉड्यूल से पढ़ा दिया था, ये वही है। अब कंपोजिशन डीलर के रिटर्न को हमने नाम दिया था GSTR 4, और ये भरना पड़ता है एनुअली 30 तारीख, अगले साल की 30 तारीख को, मतलब साल खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर। पर ये कंपोजिशन वाला पेमेंट क्वार्टरली करेगा कि मंथली, सॉरी ईयरली या मंथ, क्वार्टरली। और क्वार्टरली कब तक करेगा, अगले क्वार्टर की 18 तारीख तक। वो जो पेमेंट जनरेट करेगा उसके लिए एक रिटर्न भरेगा CMP 08, और वहां से वो पेमेंट करेगा, और उस पेमेंट के हिसाब से वो ईयरली रिटर्न भरेगा, लेकिन पेमेंट उसको क्वार्टरली 18, अगले क्वार्टर के 18 तक करना पड़ेगा। NRTP के लिए एक रिटर्न था जिसका नाम था GSTR 5। GSTR 5 ये बता, GSTR 5 के अंदर NRTP अपना सेल डालता है हर महीने। तारीख क्या है सर, अगले महीने की 20 तारीख, लेकिन जो एक्सपायरी वाला महीना होगा वहाँ एक्सपायरी से 7 दिन के अंदर आपको रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है। तो आपको अगले महीने की 20 तारीख तक की ज़रूरत क्या है, रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने से 7 दिन के अंदर आपको रिटर्न GSTR 5 फाइल करना पड़ेगा। 9 में एनुअल रिटर्न है, कोई काम की बात नहीं है। और इसमें मेजरली एक और चीज़ ध्यान रखनी है, मैं आपको 3B की ड्यू डेट्स ही बता देता हूँ। 3B क्योंकि वो मैंने मॉड्यूल से मार्क करवाया था,
तो मॉड्यूल में से एक तो ये रहा IFF फैसिलिटी, ये मैंने आपको ही पूरा बता दिया है कि आप अगर अभी रिटर्न नहीं फाइल कर सकते तो आप इनवॉइस अपलोड कर दीजिए, वो भी काम हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको कंटेंट्स रीडिंग करने के लिए बताई दी है GSTR1 के अंदर क्या क्या कंटेंट्स है। इसके बाद ये वाला भी काम का था, ये मैंने बताया था, हम जब GSTR1 में इंफॉर्मेशन डालते हैं तो ध्यान रखना B2B तो इनवॉइस वाइज जाता है, B2C लार्ज भी इनवॉइस वाइज जाता है, लेकिन B2C अदर्स इनवॉइस वाइज जाता है, स्टेट वाइज जाता है, स्टेट वाइज जाता है। मतलब अगर आपके B2C अदर्स वाले इनवॉइस है तो वो इनवॉइस आपको कंसोलिडेट एक साथ स्टेट वाइज डालने, मतलब आपको स्टेट वाइज सेल डालनी है, आपको एक एक पार्टी का बिल वहाँ पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है B2C अदर्स के लिए। पर B2B और B2C लार्ज के लिए आपको फिर इनवॉइस वाइज इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी। HSN वाला भी याद रखना, है भी काम का है। क्या HSN कोड हर जगह लिखना कंपलसरी है? जी नहीं, अगर आप B2B कर रहे हो तब तो कंपलसरी है, लेकिन B2C में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो फिर HSN कोड कंपलसरी नहीं, उल्टा ऑप्शनल है। B2B में कंपलसरी है और 5 करोड़ से ऊपर तो कंपलसरी है ही, 5 करोड़ से कम में B2B कंपलसरी है, B2C ऑप्शनल है, ये भी एक ध्यान रखना। इसके बाद मैंने आपको रेक्टिफिकेशन वाला पॉइंट तो बता ही दिया। GSTR1 एक और ये काम का है, 2A 2B ये बता दिया था मैंने। 2A अपडेट होता रहता है डेट के हिसाब से, लेकिन 2B रिजिड होता है। ITC 2A से मिलती है, 2B से 2B से ITC आपको मिलती है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद मैंने आपको अगला पॉइंट बताया था 3B, यस ये काम की डेट है। 3B में आपको ध्यान रखना है, अगर आप QRMP स्कीम में हैं तो आपकी 3B की ड्यू डेट्स अलग अलग है, आपको याद है वो? अगर आप रेगुलर मंथली है तो आपकी 3B हर महीने की 20 तारीख को भरना है, लेकिन आप QRMP में आते हैं तो आप क्वार्टरली भरोगे 3B, पर क्वार्टरली कब भरोगे? 22 और 24। कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ लगता है 22 और कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ लगता है 24। तो 3B का अगर आप मंथली देखोगे तो ये है 20, लेकिन QRMP वालों के लिए है 22 और 24 तारीख। ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आप ध्यान रखना, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये सब एक बार मॉड्यूल से रीडिंग करना है। इसके बाद कंटेंट्स ऑफ GSTR 3B नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मैंने बता ही दिया। 4 के बाद मैंने आपको 5 भी बता दिया, ये रहा 5 के बाद हाँ एक और काम की चीज़ है, टैक्स भरने की ड्यू डेट, ये बहुत शानदार है। टैक्स भरने की ड्यू डेट भी बहुत शानदार है। पहले मैं बता दूं रेगुलर वालों के लिए, अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो आपको टैक्स हर महीने GSTR 3B के साथ भरना है। 3B कब तक भरना रहता है मंथली वालों को? अगले महीने की 20, तो टैक्स भी उसको 20 तक ही भरना है मंथली वालों के लिए, तो मंथली वालों के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। पर QRMP वाला स्कीम का नाम क्या है? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, मतलब क्वार्टरली रिटर्न भरेगा 22-24 को, पर पेमेंट क्वार्टरली करेगा मंथली। तो सर एक मिनट, पहले महीने भी उसको टैक्स भरना पड़ेगा, दूसरे महीने भी भरना पड़ेगा और तीसरे में रिटर्न तीसरे महीने भरेगा, पर टैक्स उसको पहले दूसरे और तीसरे तीनों महीने में भरना है। तो पहले महीने और दूसरे महीने में भरने की तारीख क्या है? चलो तीसरे महीने में तो 3B भी भरने वाला है तो 3B के साथ ही भर देगा, लेकिन पहले और दूसरे महीने में वो 3B भरेगा कि सिर्फ टैक्स भरेगा? तो उसके लिए तारीख है 25। क्या तारीख है पता है? सरकार ने क्या किया, इतनी अलग अलग डेट्स क्यों रखी? ताकि वेबसाइट हैंग नहीं हो। अलग अलग डेट्स इसलिए रखी क्योंकि सबको पता है लास्ट डेट पे काम होता है, तो अगर एक ही डेट पे सारे लास्ट डेट्स रख दोगे तो एक साथ यूज़र टूट पड़ेंगे और वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। तो उन्होंने किसी के लिए 20, किसी के लिए 22, किसी के लिए 24, टैक्स पेमेंट के लिए क्या रख दी? 25। हमारी मुसीबत बढ़ा दी, हमको इतने सारे टाइम लिमिट याद रखनी पड़ेगी। टैक्स पे पहले और दूसरे महीने में करने के लिए टैक्स तारीख क्या है QRMP वालों के लिए? 25। पर सर जब वो रिटर्न क्वार्टरली भर रहा है तो मंथली टैक्स पेमेंट करेगा कैसे? 2 ऑप्शन है, या तो एस्टिमेट बेसिस पे कैलकुलेट करके भरे, या फिर वो जितना पिछले क्वार्टर में भरा है टैक्स कैश में उसका 35% पहले महीने में और 35% दूसरे महीने में भर दे। अगर उसने क्वार्टरली भरा है तो, या पिछली बार अगर वो मंथली था तो जितना पिछले मंथ में भरा है उतना ही पहले महीने में और दूसरे महीने में भर दे।
अगर पिछली बार क्वार्टरली भरा है तो क्वार्टरली जो भरा है उसका 35% पहले और दूसरे महीने में, मंथली पिछली बार भरा है तो जितना पिछली बार मंथली भरा है उतना ही पहले और दूसरे महीने में भर दे तो उसको चलेगा, फिर कोई ब्याज लगने वाला नहीं है। ये भी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट वाली बात बहुत ही काम की थी। फिक्स सम अमाउंट वही है 35% वाला, और सेल्फ असेसमेंट तो जो एक्चुअल अमाउंट है वो ही पे करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल के साथ पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था। ये था पूरा ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। इसके बाद फर्स्ट रिटर्न मैंने बताया था, जो पहला रिटर्न भरते हैं हम लोग उस रिटर्न के अंदर वो पीरियड भी लेना रहता है जो रजिस्ट्रेशन लाइबिलिटी से लेके ग्रांट के बीच का है। तो अगर रजिस्ट्रेशन लाइबल पुराना था, रेट्रोस्पेक्टिव से रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उस पीरियड को भी अपने को पहले रिटर्न में ही इंक्लूड करना पड़ेगा। यही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। एनुअल रिटर्न मैंने बता ही दिया 31 दिसंबर तक अपने को भरना रहता है। और फाइनल रिटर्न एक और था, आपको याद है GSTR 10 नाम था इसका। ये कब भरना पड़ता है? कैंसिलेशन के समय। टाइम लिमिट काम की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकती है। क्या टाइम लिमिट है? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कहाँ से? या तो डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर या इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, वहाँ से 3 महीने मिलेंगे आपको फाइनल रिटर्न भरने के लिए। ये मैंने आपको बताया था। और फाइनली एक ये लेट फीस। लेट फी में कुछ अमेंडमेंट है। लेट फी में जो अमेंडमेंट है वो मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में कवर किया, उसको एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। लेट फी का अमेंडमेंट बहुत काम का है। उसमें अगर नील रिटर्न है तो लेट फीस अलग है, अगर आपका 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो आपके लिए लेट फीस अलग है। तो एक बार वो लेट फी वाला अमेंडमेंट वीडियो में ज़रूर देख लेना, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। और फाइनली लास्ट सेक्शन था GSTP को लेके। GST प्रैक्टिशनर जो ये बताता है कि साहब एक आदमी GST प्रैक्टिशनर कब बन सकता है? जब या तो वो इंडियन सिटीजन हो, साउंड माइंड हो, इंसॉल्वेंट नहीं हो, और उसके पास कोई बीकॉम जैसी कोई डिग्री हो, या CA फाइनल या CMA फाइनल या CS फाइनल एग्जाम उसने पास किया हो, या वो पिछले कई सालों से टैक्स प्रैक्टिशनर या टैक्स रिटर्न प्रिपरेटर की तरह प्रिपरेशन कर रहा हो, तो वो बंदा जो है वो GSTP बन सकता है। GSTP क्या करेगा? GSTP एक कॉमन ID से कई क्लाइंट्स के रिटर्न भर सकता है, उनके रिफंड ले सकता है, उनके सारे के सारे काम कर सकता है। और फाइनली GSTP के लिए एलिजिबिलिटी बताई है। और ये हमारा रिटर्न चैप्टर भी हो गया पूरा खत्म। बताओ रिटर्न चैप्टर समझ में आ गया? अभी ताली बजाने की जरूरत नहीं है अभी जी। हाँ, एक क्लॉज और था, मैं बता देता हूँ। QRMP में ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट का क्या टाइम पीरियड है? याद है आपको? कब ऑप्ट इन करना है, कब ऑप्ट आउट करना है? मैं आपको बता दूं, जिस क्वार्टर के लिए ऑप्ट इन कर रहे हो उसके पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने की पहली तारीख से जिस क्वार्टर के लिए ऑप्ट इन कर रहे हो उस क्वार्टर के पहले महीने की आखिरी तारीख तक। मतलब अगर आप अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर के लिए ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करना चाहते हो, ऑप्ट इन करना चाहते हो, तो अगस्त 1 अगस्त से लेके फर्स्ट सितंबर नहीं, अगस्त से ही ना, 1 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक आप QRMP स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। तो जिस क्वार्टर के लिए लेना है उसके पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने की पहली तारीख से जिस क्वार्टर के लेना है उस क्वार्टर के पहले महीने की आखिरी तारीख तक आप QRMP स्कीम इन भी कर सकते हो और आउट भी कर सकते हो। बताओ ये बात आपको याद रहेगी? बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो। अब एक तो देखो पेमेंट ऑफ टैक्सेस करके टॉपिक है जो बहुत ही ईजी है। याद है आपको उसमें क्या क्या था? 5 मिनट लगेगा, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं अपन लोग। 1 मिनट में फ़ोन कर देता हूँ, वो ऑर्डर किया था वो आया नहीं है अभी तक। 1 मिनट रुके, पूछ लेते हैं क्या बुलवाया, वो तो पूछ लेते हैं अपन। क्या बोला था मैंने? हाँ बढ़िया, ये कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पंकज सर जी, भिजवा दीजिए ऊपर। चिंता आ गया, 2 मिनट के अंदर आ ही रहा है। जितने अपन पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी रिवाइज कर लेंगे, है ना। और सैंडविच से बेटर है, मैंने बर्गर्स ऑर्डर किए, है ना, तो वो आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। देखिए
पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो हैं, अब इसके अंदर हमारे पास हैं दो सेक्शन, 49 और 50। अब जो सुनना ध्यान से, सेक्शन 49 एंड सेक्शन 50, लिसन वेरी केयरफुली। ठीक है, जो 49 है उसके अंदर पहले समझ लेना। मेरे को पता है अब तुम लोग टाइम पास वाले मूड में पूरा आ चुके हो, पर बस इसको ख़त्म करने दो यार, ठीक है। 3 लेजर हैं, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। 3 तरह के लेजर्स होते हैं पेमेंट ऑफ टैक्सेस के अंदर, ठीक है। अब अरे काम करना है, इसको घर पे रिवाइज कर लेना है यार, क्योंकि अब क्या 2 मिनट के अंदर कुछ होगा नहीं। मैं आपको इसके रिवीजन लेक्चर डला हुआ है और उसमें कोई अमेंडमेंट भी नहीं है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस का भी डला है और डॉक्यूमेंटेशन का भी डला है। हाँ, पूरा लेक्चर भी डला हुआ है और साथ में साथ में देखा जाए तो पूरा रिवीजन लेक्चर भी डला हुआ है। ई वे बिल भी पूरा डला हुआ है यूट्यूब पे, हिंदी में भी डला है, इंग्लिश में भी डला है, दोनों में पूरा डला है ई वे बिल। वो भी आप पूरा रिवाइज कर सकते हो। ये है, आप मैं बोल रहा हूँ है, रिवीजन में भी है पेमेंट ऑफ टैक्सेस का। आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाके पेमेंट ऑफ टैक्सेस सर्च कर लेना, अभी बताया था मैं आपको, है, सर्च कर लीजिएगा। हाँ, चलिए फटाफट आप ओके फटाफट डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए। और जितने यार एक काम करते ना यार, बहुत टाइम हो गया, आप लोगों ने कभी गाना वाना नहीं गाया होगा क्लास में, तो आज सिद्धि को बुलाते, सिद्धि गाना गाएगी। अच्छा नहीं गाती सिद्धि? नहीं, सिद्धि अच्छा नहीं गाती है तो कौन अच्छा गाता है गाना, उसको बुलाते हैं। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। अब ऑनलाइन वाले बच्चों को अंदर ही अंदर थोड़ा दुख हो रहा होगा